एवरीवन, वेलकम टू वेदत लर्निंग। मैं हूं आपकी मधु मैम और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस बुक से चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपने पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हमने काफ़ी डीपली हमने उसको पढ़ा था और उसके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने न सिर्फ उसको समझा था बल्कि ये भी जाना था कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे मैं आपको पिछले क्लास के लेक्चर की तरह ही आपको बताती चलूंगी कि यहाँ पे आखिर कौन कौन से ऐसे पार्ट जो है बच्चे उसको आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारी पहली मोटिव रहेगी कि आपके कॉन्सेप्ट को पहले एक बार क्लियर कर दिया जाए, देन आफ्टर फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस हो पाई तो हम लोग करेंगे। और ओवरऑल मैं इस तरीके से आपको बताते और समझाते चल रही हूँ कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट को एक बार अगर समझ लेते हो, एक दो बार अच्छे से अगर समझ लेते हो, देन आफ्टर अगर आप खुद से भी अगर MCQs वगैरह जो आपके PYQs जो है अगर आप सॉल्व करो, देन आफ्टर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और ये आपको हमारे जो PYQs वगैरह ये सब कहाँ से मिलेंगे, तो आपको हमारी एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है उसमें आपको ये पूरी की पूरी MCQs, आपके जो PYQs हो गए, ये नोट्स हो गए और इसके अलावे आपके अदर जो सब्जेक्ट है उनके भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो एसिड, जिससे कि हम पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एसिड जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है। एसिड होता क्या है, तो बच्चे एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि खट्टा होता है टेस्ट में। अब सवाल यह है कि किसी ने टेस्ट करा था क्या? नहीं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर एक एसिड को आप टेस्ट करके ही देखें। जैसे आप सोचो ना, नींबू को आप नींबू को आप टेस्ट करते हो, आपको पता है भाई नींबू खट्टा होता है। आंवला हो गए, आम हो गए, ये सब जनरली जो खट्टे फ्रूट्स हैं इन सब में एसिड पाई जाती है, हमें पता है बिकॉज कि हम इनको खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। बट अगर हम बात करें कुछ ऐसे आपके इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि आपकी सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गई, इन सब एसिड को हम टच करके अपनी जुबान पे लगा के या हाथों से टच करके टेस्ट करके ऐवी थोड़ी ना देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे वो खतरनाक होते हैं। ठीक है ना। तो जनरली हम ध्यान देंगे कि हमारे जो आपके एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। और साथ ही ये क्या काम करते हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर इन एसिड को डाला जाए या ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाया जाए तो जो ब्लू लिटमस पेपर है बच्चा वो बिल्कुल रेड कलर में चेंज हो जाता है। यानी ये दर्शाता है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एसिड है। ठीक है। याद रखिएगा कि एक अंकल हुआ करते थे जिनका नाम अर्हेनियस था। ठीक है। अर्हेनियस नाम के अंकल जो थे उन्होंने भाई एसिड को एक बढ़िया एक डेफिनेशन उन्होंने दिया। मतलब बोलते हैं ना कि भाई आप जो डेफिनेशन दे रहे हो या आप जो बातें कह रहे हो उसकी क्या बेस है, क्या आधार है। तो अर्हेनियस अंकल का ये कहना था कि एसिड जो है वो वह सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ पे पानी की मौजूदगी हो वहाँ अगर इनको डाला जाए, इन एसिड को डाला जाए तो ये क्या करते हैं, यह जो है या तो H+ या फिर H+ बोले तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयन, या फिर हम बात करेंगे हाइड्रोनियम आयन जिसे हम H3O+ के रूप में दर्शाते हैं। उनका कहना ये था कि आपके एसिड वह आपके सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में जहां पानी की मौजूदगी है वहां अगर हम इसको डालते हैं, उसके साथ अगर मिलाते हैं तो ये एसिड जो है वह क्या करेगा, H+ और आपकी क्या करेंगे H3O+ आयन जो है, जो कि हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, इसे ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए बच्चे बोलूँगी कि मेरी आवाज़ को थोड़ा माइंड कर, मतलब ध्यान मत देना, इस माइंड करने की ज़रूरत नहीं है मैं बिल्कुल कि यहाँ पे, बिकॉज मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, सारी बातें बता सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की। देखिए अब क्योंकि हमें एसिड पता चल गया कि वो सॉर इन टेस्ट है, टेस्ट में खट्टा है। दूसरा, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में अगर हम एसिड को लेकर जाते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा। और वहीं अर्हेनियस अंकल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनका कहना था कि जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में जब हम रखते हैं देन वहां पे हमको क्या मिलता है, वहां पे हमको हाइड्रोजन आयन और आपकी हाइड्रोनियम आयन जो
है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सवाल ये है कि आखिर हम एसिड का जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें, हमें जानना हो कि एसिड कितने तरह के होते हैं, एसिड होते कितने तरह के वगैरह वगैरह, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम क्या करेंगे, उनको क्लासिफाइड करेंगे दो बेसिस पे। पहला जो बेसिस है बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बेसिस पे, और दूसरा बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ द एसिड पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आप एसिड को आप उनकी बेसिसिटी के बेसिस पे आप उनको क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, साथ ही उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि जब हमारे पास आता है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी इसके बेसिस पे हमारी एसिड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हमें मेजर करना रहा तो हमने इसको क्लासिफाई करा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और दूसरा होगा वीक एसिड। ठीक वैसे जैसे कि अगर हमें इंसान को अगर देखना होता है, बोलते हैं या ये मजबूत इंसान है, ये कमजोर इंसान है। ठीक है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ को देख करके उसकी वो एक्शन जो वो कर सकता है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, इसकी बात करें तो ये अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर डाला जाए, ठीक है, अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसको डाला जाए तो कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली टूट जाता है। ये एसिड जो है ये जिस भी सब्सटेंस से मिलके बना होगा, फॉर सपोज हम बात कर रहे हैं H2SO4, ठीक है, तो यह जो है ये कंप्लीटली टूट जाएगा। इसके जितने भी H+ आयन जो है वह क्या होंगे, H+ आयन जो है वो सब के सब रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे एसिड में मौजूद जो H+ और H3O+ जो आयन है ये कंप्लीटली क्या हो जाए, इस फॉर्म में निकल जाए। ठीक है, तो कहा यह गया कि यहाँ पे जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड टूट करके ज्यादा अमाउंट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपके हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड हो गए। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपकी स्ट्रॉन्गर एसिड में आते हैं, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ देखिए ये वीक एसिड की बात कर रहे हैं। वीक एसिड का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का ठीक उल्टा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाने पे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, अपने कंप्लीटली H+ आयन जो है वो उसको रिलीज कर देता है, तो वीक एसिड ठीक इसका उल्टा करेगा। यानी कि अगर हम इसको क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डालेंगे तो ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा, ये पार्शियली टूटेगा। ये कैसा टूटेगा बच्चा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। ठीक है, और साथ ही यानी कि ये जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हाई कंसंट्रेशन में H+ आयन रिलीज कर रहा था तो वीक एसिड जो है वो लो कंसंट्रेशन में लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दे दीजिएगा, ये जो रहा आपका एग्जाम्पल H2CO3, ये क्या है बच्चे, ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, और ये एसिटिक एसिड, ये हमारी फॉर्मिक एसिड, ये जनरली हमारे क्या होते हैं बच्चे, ये हमारी जो है ऑर्गेनिक एसिड होती है। ये कैसी एसिड होती है, ऑर्गेनिक एसिड होती है। जनरली ऐसी एसिड हमें प्लांट, एनिमल्स, इन सब में देखने को मिलती है, उनसे हमें ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें ना, इनका अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये काफी ज्यादा लो होता है। ठीक है, इनके कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो ना, हम और आप आमतौर पे ये क्या कहते हैं, गर्मी का दिन जब आता है तो हम लोग सिकंजी बनाकर पीते हैं, और सिकंजी में हम लोग डालते क्या है, हम लोग डालते हैं लेमन। और आपको पता है लेमन में क्या है, लेमन में एसिड मौजूद है ना भैया, लेमन में एसिड मौजूद है। तो ये एसिड कहीं ना कहीं ये कम स्ट्रेंथ वाला होगा, तभी तो हम इसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। आप देखते हो हम लोग विनेगर यूज करते हैं, हम लोग खाने में विनेगर यूज करते हैं ना, तो विनेगर जो है बच्चे, जो कि एसिटिक एसिड, ये जो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपकी लो इसकी स्ट्रेंथ है ना, तभी तो हम इसको खाने में कंज्यूम कर रहे हैं। हम HCl क्यों नहीं कंज्यूम करते, हम ये सल्फ्यूरिक एसिड को घोट क्यों नहीं जाते, नहीं घोट सकते भैया, समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये काफी ज्यादा वीक है, इसलिए इसको हम कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। अब इससे पहले कि आप कुछ आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए, मैं आपकी कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर देना चाहती हूँ। वो ये कि ये बेसिसिटी होती क्या है, ये बेसिसिटी आखिर किस भला का नाम है। आप ऐसे समझो कि आप ना आप अपने घर में, ऐसे समझो आप अपने घर में सबसे बड़े जो है, भाई बहन में सबसे बड़े हो। ठीक है, अब सबसे बड़े हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास छोटा भाई या छोटी बहन जाता है, बोलता है भैया भैया दीदी दीदी मेरे को पैसा दो, मेरे को काम है, मेरे को पैसा दो, मम्मी पापा भी है नहीं और वो तुमसे पैसे मांग रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम कितना दोगे भाई साहब, जितना तुम्हारे
पास होगा उतना ही दे पाओगे, मतलब एक औकात के हिसाब से दे पाओगे। अब ऐसा थोड़े है कि बोलोगे जा भाई मैंने तुम्हारे नाम अपनी पूरी जायदाद कर दी, ऐसा तो नहीं भाई। कर देने से क्या होगा, बोल देने से तुम्हारे क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली बात यह है कि आखिर जो तुम्हारी औकात में होगी वही तुम कर पाओगे, जो तुम्हारे जेब में होगा उतना ही तुम दे पाओगे। ऐसा नहीं कि भाई ने पैसा मांगा, तुम चले गए पड़ोसी के यहाँ, उसके बोलते हैं लॉकर से तुमने पैसा निकाला और लाके भाई के दे दिया, ले भाई ऐश कर, तो वैसा काम तो तुम करने वाले हो नहीं। ध्यान से सुनना कि जब हम बात करते हैं बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी का साफ साफ मतलब होता है कि हमारा जो एसिड है, इस एसिड के पास कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन, जिससे कि हम हाइड्रोजन आयन बना सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूं कि हमारा जो बेसिसिटी का साफ साफ मतलब होता है कि जिस एसिड की हम बात कर रहे हैं, उस एसिड के पास आखिर नंबर ऑफ H एटम कितने हैं, जिस H एटम से हम हाइड्रोजन आयन बना सकते हैं। यानी कि कहा गया कि बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ये बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ये प्रेजेंट इन एसिड, यानी किसी एसिड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो वहां से निकल सकता है, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वहां से निकल सकता है, वही उस एसिड की बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं HCl की, ठीक है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे, एक, तो यहां से हाइड्रोजन आयन कितना निकलेगा, एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड बोल रहे हैं। क्यों मोनोबेसिक एसिड बोल रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ पे एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहां से एक ही हाइड्रोजन आयन निकलेगा HCl से, HNO3 से या CH3COH से, यहां से बस सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। समझ में आ रही है बात। यहां अब बात करते हैं डायबेसिक की। डायबेसिक का साफ साफ मतलब होगा कि वह एसिड जहां से दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। कितने हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, दो। और ये हाइड्रोजन आयन कब निकलेगा, तो जब हम इन एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में जब हम मिलाएंगे ना तब। ठीक है, तो देखिए H2SO4, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि यहाँ से दो H+ आयन निकलेंगे। H2CO3, ये आपका H2SO3, तो ये सब तीनों में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के दो एटम है, यानी कि यहाँ से दो हाइड्रोजन आयन जो है वो निकलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, डाइबेसिक एसिड हो गया। वहीं हम ट्राइबेसिक की बात करें तो ट्राइबेसिक में सिंपल, मोनोबेसिक में एक, डाइबेसिक में दो, तो ट्राइबेसिक में तीन। तो यहां से हमारा 3 H+ आयन जो है वो क्या होगा बच्चा, रिलीज होगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। सवाल ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोलते किसे हैं। डाइल्यूशन का साफ साफ मतलब होता है भैया कि तुम दूध वाले भैया बन जाओ। दूध वाले भैया मतलब, अरे भाई दूध वाले भैया क्या करते हैं, दूध वाले भैया दूध में पानी मिलाते हैं। तो तुमको डाइल्यूशन ऑफ एसिड में क्या मतलब है कि तुमको एसिड में पानी मिलाने का है। एसिड में पानी को नहीं मिलाना है, एसिड को पानी में मिलाना है। अब आप में से हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हो बात क्या हुई, बात तो वही हुई ना। अब सिंपल सी बात है, अब एसिड को पानी में मिलाए, ये पानी को एसिड में मिलाए, मिलेंगे तो दोनों साथ ही ना। नहीं बच्चा, यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत जानते हो क्या है, दिक्कत ये है कि अगर 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 देखो, हमेशा से एक बात दिमाग में ये बात हमेशा रखना, वो ये कि आप ना ऑलवेज एसिड इनटू वाटर, एसिड को वाटर में डालना। मैंने कहा एसिड को वाटर में डालना, वाटर को एसिड में डालने की गलती मत करना। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप वाटर को ना और एसिड को आपस में मिलाते हो ना, इनके बीच बहुत ही तेजी से रिएक्शन होता है। मतलब जैसे ही हमारा एसिड पानी के कांटेक्ट में आता है, ये जल्द से ये बहुत फास्टली इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना बच्चे, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और किस फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में निकलेगी। समझ में आ रही है बात। तो यहां ध्यान देना कि हमेशा से अगर हमको मिलाना रहा, कभी भी हमको एसिड और वाटर को मिलाना रहा, तो हम क्या करेंगे, हम एसिड को वाटर में डालेंगे। एसिड को जब वाटर में डालेंगे तो ये इफेक्ट होगा लेकिन कम रहेगा। लेकिन वही अगर आप गलती से वाटर को एसिड में डाल देते हो ना, तो जानते हो क्या होगा, बहुत बहुत अचानक से बहुत तेज स्प्लैटरिंग होगी, एकदम बहुत तेज से, जो बोलते हैं ना कि ऐसा समझो पटाखा फूटता है, बूम, एकदम बिल्कुल वैसे टाइम, एकदम बहुत ही तेज से एक्सप्लोजन हो जाएगा। और हो सकता है कि आप या किसी ने जिसको उस बर्तन को जो पकड़ रखा है, तो उसके हाथ वगैरह जल जाए, उसे एसिड बर्न हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये बात को ज़रूर से याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा से हमें क्या करना है, एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि हम तो अभी डाइल्यूशन की बात कर रहे थे ना। हाँ जी, डाइल्यूशन की बात कर रहे थे। क्या होता है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट एसिड
को हम कैसे बनाते हैं, तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर एसिड, जहां पे एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, बोलते हैं ना लोग आम भाषा में बोलते हैं हमें खाटी दूध चाहिए, खाटी दूध मतलब एकदम प्योर दूध। तो प्योर दूध जो है उसका हम लोग हमेशा चाहते हैं कि भाई प्योर दूध मिले, लेकिन यहाँ हमारे जो दूध वाले भैया क्या करते हैं, उस प्योर दूध में पानी डाल देते हैं और पानी डाल के वो डाइल्यूट कर देते हैं। तो यही काम जो है अपन को यहाँ करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगी ना बच्चा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी, बहुत हाईली रिएक्टिव होगी, और ऐसे में हो सकता है हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एसिड की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं। मतलब हम लोग एसिड को क्या करते हैं, थोड़ा उसमें पानी मतलब एसिड को पानी में मिला देते हैं, जिससे कि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और एसिड की मात्रा कम रहती है। तो जब एसिड की मात्रा कम रहेगी तो जाहिर सी बात है ना बच्चा, उसका इफेक्ट भी तो कम ही रहेगा। यानी कि एक और बात आपको ध्यान में रखने को मिल गई, वो ये कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो रहेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी, उसका इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, लेकिन वही डाइल्यूट एसिड जो होगी उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ हम बात करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। आपको याद होगा जब हमने पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहाँ हमने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक इसकी बात करी थी कि जब हमारे सिस्टम से जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है और उस सिस्टम से हीट रिलीज हो रही होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हाँ, यहाँ ध्यान दे दीजिए बच्चे, एसिड जो है, एसिड को हमने क्लासिफाई किया है उनके सोर्सेस के बेसिस पे कि उनको कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से उसको पाते हैं। तो पहला रहा ऑर्गेनिक, दूसरा रहा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब साफ साफ कि यह जो एसिड है ये हमें या तो प्लांट या तो एनिमल सोर्सेस से हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो ये हमें मिलते हैं कुछ मिनरल्स से, उन मिनरल से जो हमारी धरती की सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड का कौन कौन, फॉर्मिक एसिड जो कि चींटियों में, बेसिकली हमारी जो क्या कहता है बीज होती हैं उनमें पाया जाता है। वही हमारा एसिटिक एसिड जो कि हम देखते हो एप्पल साइडर विनेगर बनाते हैं लोग, है ना, तो एप्पल वगैरह को सड़ा करके उससे विनेगर बनाया गया, यानी प्लांट से ही निकाला गया ना। ठीक है, तो ये एनिमल से और ये प्लांट से, ये प्लांट से और ये वाला एनिमल से। चलिए अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में आपका हो गया ये HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। याद रखिएगा ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरेटिवली इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ये वीकर एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है ये है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अलग अलग फ्रूट एंड टेबल में हमारे जो ये ऑर्गेनिक एसिड जो पाए जाते हैं उसका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने सोर्स लिखा है, यहाँ हमने एसिड लिखी है। देखिए लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें जो एसिड पाई जाती है दैट इज द सिट्रिक एसिड। वहीं हम विनेगर की बात करें तो विनेगर जिसके की बात करते हैं, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, टैमरिंड यानी इमली में टार्टरिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड और स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड। तो ये कुछ एसिड जो है जो कि आपके अलग अलग फूड सोर्सेस में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। तो देखिए बेसिस की बात करें, देखो एसिड का हमने डेफिनेशन देख लिया, अब हम बेस का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए बेसिस क्या होते हैं बच्चे, तो बेस वह सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, उनका स्वाद जो है वो थोड़ा कड़वा होता है और टेस्ट में सोपी मतलब टच में सोपी होते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या करेंगे, रेड लिटमस जो है अगर उनके कॉन्टेक्ट में अगर बेस को लाया जाए, अगर रेड लिटमस के कॉन्टेक्ट में बेस को लाया जाए तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। बच्चों को थोड़ी इसमें कंफ्यूजन होती है, बट एक दो बार आप इसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या कहा, बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, साथ में सोपी इन टच होते हैं, और जैसे ही इनको रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाया जाएगा, याद रखिएगा सोप गीला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रेड लिटमस पेपर ले आओ और उसके ऊपर ये एकदम सूखा सोडा डाल करके बोल रहे हो अरे भाई ये तो रेड नहीं हुआ। नहीं बच्चे, थोड़ा सा पानी भी वहां पे होना चाहिए, मतलब बेस का सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में अगर रेड लिटमस आएगा तो वह क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
हमारे आर्हेनियस अंकल देखो यहाँ भी पधार गए। आर्हेनियस अंकल ये कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें एसिड का तुम्हें डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था कि जब तुम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में जब तुम डालते हो तो वो क्या होगा, वो टूटेगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करेगा या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। ठीक वैसे ही इन्होंने बेस को लेकर के बताया कि देखो बेटा, तुम ना जब बेस को तुम एक्वस सॉल्यूशन में जब तुम डुबाओगे ना तो उसमें मिलाओगे तो होगा क्या, वहां से OH- आयन जो यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो क्या होगा, आपकी रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये आर्हेनियस का कहना था। क्या ये बात पूरी ध्यान में रखनी है हमको? हाँ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्या सिर्फ 10th में काम आएगा? नहीं बच्चे, सिर्फ 10th में काम नहीं आएगा। अगर आप 10th के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम आप चूज करने वाले हो, वहां भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं। इवन हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा ना केमिस्ट्री में, जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह, वो सारी चीजें आपको आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बताऊंगी कि अगर आप मुझसे अगर पढ़ के जाते हो, फिर आप अगर आगे चल के आप नीट की जेई की अगर आप तैयारी करते हो, तो वहाँ पे ये जब कॉन्सेप्ट आएंगे आपको जब पढ़ना होगा, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन करने वाले हो तो केमिस्ट्री के लिए एज अ मधु मैम को तो आप चूज कर ही सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन देखा, वैसे ही हम बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहां पे फिर से हम स्ट्रेंथ की बेसिस पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ में बात करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एस बेस और वीक बेस। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से हमने एसिड में कंपेयर करा था कि जो एसिड ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रही है वही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम रिलीज कर रही है वो वीक एसिड है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बेस का स्ट्रेंथ किसके अकॉर्डिंग मेजर किया जा रहा है, क्या पैरामीटर लिया जा रहा है, तो OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बेस क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की सप्लाई करेगा, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो करके जब किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए और वहां वो कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट हो करके और ज्यादा अमाउंट में OH- आयन जब सप्लाई करता है, वही जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और वही कोई बेस एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाने के बाद अगर वो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, वो पार्शियली ब्रेक हो और बहुत ही लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे, उसे हम वीक बेस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में कौन रहे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वही वीक में अगर हम बात करें तो वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ बेस। वहां हमने बेसिसिटी के बेस पे एसिड को क्लासिफाई करा था, यहां हमने एसिडिटी के बेस पे हम क्या करेंगे, बेस को क्लासिफाई करेंगे। याद कीजिए, मेरे साथ रिकॉल कीजिए कि हम लोगों ने एसिड के केस में बेसिसिटी यूज करी थी टर्म, और बेसिसिटी हमने बोला था कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो हमारी एसिड से रिलीज होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन किसी एसिड से रिलीज होंगे वही उनकी बेसिसिटी कहलाएगी। उसी तरीके से बच्चे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन किसी बेस से रिलीज होंगे वही उनकी एसिडिटी कहलाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम एसिडिटी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि दो तरीके के हमारे बेस होते हैं, पहला मोनो एसिडिक बेस और दूसरा डाई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक में हमें पता है कि भाई मोनो का मतलब 1 होता है, यानी मोनो एसिडिक बेस जो होंगे उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, यानी कि अगर ये टूटा तो इसमें से मात्र एक ही हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो ना भैया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, एक ही OH- जो है वो रिलीज हो रही है। वहीं अगर हम डाई एसिडिक की बात करें बच्चा, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें से 2 OH- जो है वो रिलीज होंगे। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भैया, देखिए ना, ये कैल्शियम जो है ना, इसने अपने ना इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अगर आपने 9th क्लास में अगर एटम्स और आपके
एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल की वहाँ पे जो है जिक्र की जाती है, वहाँ वैलेंसी की जिक्र की जाती है। तो यहाँ पे हमारे कैल्शियम जो है इनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होती है और इनको जो है उस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्जेस और OH माइनस जो है ऐसे ऐसे OH माइनस 2 रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ पे एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये रहा मोनो एसिडिक और ये डाई एसिडिक। चलिए, कुछ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट बेसेस जो है जिनके नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे एग्जाम में आपसे ना ये नाम ना पूछने के बजाय ये नाम दे देता है और बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने इनका कॉमन नेम, इनका केमिकल नेम और साथ ही इनका फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया है। एक जगह इसलिए इकट्ठा किया कि आप अगर जब प्रैक्टिस करने आप जब रिवीजन करो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। जैसे हमने कहा कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। कॉस्टिक पोटाश क्या होता है बच्चे? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। चलिए, स्लेक लाइम क्या होती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो CaOH होल ट्वाइस। तो ये रही हमारी कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बेस। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट मतलब इस क्यों बोल रहे हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ इनका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ना, कोई पेट्रोलियम की फैक्ट्री है या फिर कहीं आपकी क्या कहता है डाई बनाने की कंपनी है या फिर पेंट बनाने वाली कंपनी है, डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी है, तो इन सभी जगह पे तो इन सब का यूज होगा ना बच्चा, इसीलिए इन सबको ध्यान में आपको रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर आप कई बार नॉर्मली सी एक ये सुनने हो गया आप लोग कि जनरली लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं? इंडिकेटर देते हैं। क्यों देते हैं इंडिकेटर? अब कुछ दिन पहले था कि मैंने ना एक रील देखी थी जिसमें एक दीदी क्या करती है, स्कूटी चला रही होती है और वो क्या करती है, पहले इधर की ओर हाथ दिखाती है, उसके बाद फिर ऐसे कट करती है और इधर की ओर ले लेती है। अब मतलब इधर की ओर टर्न ले लेती है और पीछे से जो बंदा आ रहा होता है बेचारा वो तो टकरा जाता है। तो बोलता है, ए दीदी पागल हो क्या कि तुमने इधर का इंडिकेटर दे करके, इधर का साइन बता करके तुम इधर क्यों टर्न ली? तो उनका कहना ये था कि अरे भैया, जब मैंने ना इधर हाथ दिखाया ना तो फिर ना मेरा ना मूड चेंज हो गया, इसलिए मैंने क्रॉस ऐसे ऐसे मैंने क्रॉस किया था और तब मैं इधर गई थी। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। खैर, आप अगर देखते होगे कि गाड़ी जनरली लोग चलाते हैं तो इंडिकेटर देते हैं, यानी उनकी गाड़ी में जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो लाइट जलते हैं, इनको जिस भी साइड जाना होता है वो उस साइड की लाइट जला देते हैं। तो उनको वो समझ में पीछे जो बंदे हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाँ जी आगे वाली गाड़ी किस साइड जा रही है। तो अगर इस साइड जा रही है और हमको भी इस साइड जाना है तो हम वेट कर लेंगे, और अगर इस साइड जा रही है और हमको इस साइड जाना है तो हम इधर निकल लेंगे। तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर का साफ साफ मतलब ये है कि ये आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा? ये आपको ये बताएगा, जैसे मैंने बोला ना कि जो लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त इंडिकेटर दिया तो उससे आपको अंदाजा लगा ना कि बंदा किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक उसी तरीके से ये इंडिकेटर जो है, इनकी वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि जो अननोन केमिकल सब्सटेंसेस हमारे पास जो है, जो कि आपके दी गई है पता करने के लिए, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। बेसिकली अननोन जो हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस है, हम उनका नेचर जानने के लिए क्या करते हैं? इंडिकेटर का यूज किया करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। इंडिकेटर जो है वो आपकी उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ध्यान दे दीजिएगा, पहला तो है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर और दूसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इनमें क्या करेंगे, ये इंडिकेटर जो है अगर इनको एसिडिक और बेसिक मीडियम में अगर रखा जाए तो ये ना अलग अलग कलर शो करते हैं, मतलब अपना रंग बदलते हैं भाई साहब। ठीक है, अपना रंग बदल के ये बताएंगे कि देखो ये वाला जो सब्सटेंस है ये क्या है, ये एसिडिक है, और ये वाला सब्सटेंस क्या है, बेसिक है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। एग्जाम्पल के लिए, अरे भाई हाँ, एग्जाम्पल के लिए क्या रहा, ये लिटमस रहा। ठीक है, जो लिटमस पेपर की हम बात कर रहे हैं, और फिर फिनाइलफ्थलीन रहा और मिथाइल ऑरेंज रहा। ये क्या है? हमारा एसिड बेस इंडक्टर है, ये इंडिकेटर है, जिसमें अगर हम अननोन सॉल्यूशन को अगर हम डालेंगे तो इनकी कलर क्या हो जाएगी बच्चे? चेंज हो जाएगी। और क्योंकि इनकी कलर चेंज होगी तो हमें ये पता चलेगा कि ये एसिड है, बेस है, या फिर आपके क्या है।
अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर ये देखना है, हमें क्या पता भाई सारे कलर के नाम हमको याद करने पड़ेंगे? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप में से कई बच्चे जो है देखो ये सारे चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपकी ना एनसीईआरटी बुक में एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दी गई है और वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम को ना बढ़ाते हुए मैंने आपकी प्रॉब्लम को अल्टीमेटली सॉल्व करने का काम यहाँ पे किया है। तो आप इसको अगर अच्छे से, अगर आप उसको प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छे से इसको ये रिवाइज करोगे, देन आफ्टर फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी जहां वर्ड आए ना बच्चा समझ लेना स्मेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खुशबू, बोले तो बदबू की बात हो रही है, खुशबू या बदबू जो भी। ठीक है, इंडिकेटर विच गिव वन टाइप ऑफ अ ओडर। ओडर बोले तो क्या? स्मेल। देखिए इंडिकेटर होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ, एक ही किस्म का क्या देते हैं? स्मेल देते हैं। इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम है और उसमें आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर डाला है या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिड के कांटेक्ट में आया, तब वो एक ही किस्म का स्मेल देगा। लेकिन अगर हम बात करें बेस की, अगर बेस हमारा जो है वो अगर क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे डिफरेंट ऑर्डर यानी डिफरेंट स्मेल आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वैनिला एसेंस जो हो गई, देन अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गई। आगे बढ़ेंगे, जो एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो आपकी दो तरीके के होंगे। पहला आ जाएगा नेचुरल, दूसरा हो जाएगा सिंथेटिक। नेचुरल में आ जाएंगे कौन कौन? लिटमस जो कि जनरली पर्पल कलर का होता है, वही हो गया टर्मरिक यानी हल्दी, रेड कैबेज बोले तो, ठीक है, और साथ ही चाइना रोज बोले तो गुड़हल का ये फूल। ठीक है, आगे बात करेंगे सिंथेटिक में है फिनाइलएथलीन, मिथाइल ऑरेंज, जो कि क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब ये है इनको लैब में बनाया गया है भाई साहब। ठीक है, इन सबको लैब में नहीं बनाया गया है, ये हमारी नेचर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए नेचुरल इंडिकेटर विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। ध्यान से देखेंगे, ये है इंडिकेटर, यहाँ पे हम कलर बात कर रहे हैं न्यूट्रल मीडियम की, यहाँ एसिडिक मीडियम की और यहाँ बेसिक मीडियम की। ठीक है, एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। चलो तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया भाई? हाँ, तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इंडिकेटर है इसमें कौन कौन हो गया? लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गई, रेड कैबेज हो गया और चाइना रोज हो गया। देखो हमने इसका एक्सट्रैक्ट लिखा है। ठीक है, आपको इसको जनरली क्या करना होता है कि ये जो रेड कैबेज हो गई या फिर चाइना रोज हो गए, इनको आप बॉईल करके और इनका जो वो एक्सट्रैक्ट जो होगा, जो वाटर होगी, उसको आप एज अ ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ करोगे। तो ध्यान देना कि अगर आप लिटमस पेपर को अगर आप एसिड, अगर न्यूट्रल मीडियम में, यानी कि नेचुरली जो रहेगा ये आपका कैसा रहेगा? ये आपका पर्पल कलर का रहेगा। ठीक है, जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम में जब इसको हम लगाते हैं, एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेड में आ जाएगा। लेकिन यही आपका जो लिटमस पेपर जो है, जो अगर ब्लू में ब्लू जो होगा वो किस में होगा? तो ब्लू आपकी बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में ब्लू शो करेगा, एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में रेड शो करेगा और वही न्यूट्रली ये पर्पल होगा। ओके, अगर टर्मरिक की बात करें तो जनरली न्यूट्रल आपका होगा तो येलो कलर होगा, एसिडिक मीडियम में भी आपका येलो ही होता है। बट अगर बेसिक मीडियम, जैसे देखो ध्यान देना, आप ना कभी जो है टर्मरिक होगी उसके ऊपर ना थोड़ी ना ये नींबू का रस डाल के देखना उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, कोई कलर में खास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप उस टर्मरिक में ये क्या कहते हैं, आपके चूना जो होता है वो अगर आप डालते हो तो उस सिचुएशन में वो आपका क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, रेड कैबेज की बात करें तो आपका न्यूट्रल इसका पर्पल कलर होता है, वही अगर एसिडिक मीडियम में कैसा होगा? ये पिंक हो जाएगा। मतलब अगर आप रेड कैबेज का जो ये एक्सट्रैक्ट जो रहा उसमें अगर आप लेमन जूस या फिर कोई एसिड अगर आप डाल रहे हो तो ये बिल्कुल पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन वही अगर बेस अगर कोई डाल दोगे तो ये ग्रीन या ग्रीनिश येलो टाइप जो है वो हो जाएगा। चाइना रोज के साथ भी यही है, जिसमें कि लाइट पिंक ये नेचुरल कलर होगा इसका, लेकिन जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में इसको रखोगे ये मैजेंटा कलर, जामुनी कलर जो है वो शो करेगा और वही बेसिक में ये ग्रीन कलर शो करेगा। आगे देख लेंगे हमारे पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर रहे उनका क्या है।
तो सिंथेटिक इंडिकेटर जिसमें कि फिनाइलफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, यूनिवर्सल पीएच हो गया और ब्रोमोथाइमॉल ब्लू हो गया। ठीक है, तो कलर जो होगा ध्यान देंगे आपका न्यूट्रल मीडियम में फिनाइलफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस होगा, लेकिन जैसे ही ये पिंक ये जैसे ये बेसिक मीडियम में जाएगा ये पिंक कलर शो करेगा। मिथाइल ऑरेंज के साथ देखो नाम ही में ऑरेंज है, तो ये जो है आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल इसका कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा। लेकिन वही अगर एसिडिक में बात करें तो ये रेड या रेड ऑरेंज टाइप हल्का स्लाइटली चेंज कलर होगा। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में ये बिल्कुल येलो कलर शो करता है। यूनिवर्सल पीएच की बात करें, जो कि हमारा आगे चल के पीएच स्केल जो होने वाला है उसमें अगर हम बात करें तो न्यूट्रल जो कलर आपकी होती है वहां पे ग्रीन, आपके न्यूट्रल की जो कलर होती है इंडिकेशन वो ग्रीन होती है। वहीं एसिडिक मीडियम के लिए रेड और ऑरेंज होते हैं और आपके बेसिक मीडियम के लिए ब्लू और पर्पल होते हैं। ठीक है, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू जो कि नाम से यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रली में ग्रीन कलर का होता है, एसिड में ये येलो कलर का शो करता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर जो है ये आपके यहाँ पे रहे। आगे बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जहां पे हम बात करेंगे इनके वेरियस स्मेल के बेसिस पे। ठीक है, वनीला जो है, वनीला को अगर न्यूट्रल मीडियम में देखें तो भाई उसकी स्मेल जो है वो रहेगी। ठीक, वहीं अगर बात करें एसिडिक मीडियम में अगर डालेंगे तो भी उसकी स्मेल जो है वो रहेगी, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आ जाएगा उसकी स्मेल जो है वो कंप्लीटली गायब हो जाएगी। अनियन के साथ भी वही है, अनियन जो है अगर बात करें, अनियन जो है हमारा उसको नॉर्मली रखेंगे तो उसकी स्मेल रहेगी। बट अगर आप उस पर देखते हो नींबू, अगर देखते हो जनरली हम सैलेड वगैरह खाते हैं तो नींबू, प्याज के ऊपर नींबू डाल के खाते हैं, तो नींबू उसका जो नींबू डालने की वजह से प्याज की स्मेल वगैरह जो है वैसे ही रहती है। बट अगर हम बात कर देते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं प्याज के पकौड़े की, तो प्याज के पकौड़े में प्याज की जनरली स्मेल नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी स्मेल जो है वो लूज करता है कब, जब आप उसमें खाने वाला सोडा जो आप डालते हो ना तब। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। लौंग का तेल जनरली उसमें स्मेल है जो रहती है और एसिडिक मीडियम में भी स्मेल रहेगी, लेकिन जैसे ही आप बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में लेके जाओगे ये अपनी स्मेल जो है वो लूज कर देगा। इस तरीके से हमारा ये रहा ओवरऑल इंडिकेटर का रहा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे। याद रखिएगा पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, भाई एसिड हमें किस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट जो एसिड होंगे वो सॉर इन टेस्ट होंगे, खट्टे होते हैं। जनरली ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं जब इनको एसिड के सॉल्यूशन में डुबाया जाए। भाई जब एसिड में आपके ब्लू लिटमस को डुबाया जाता है तो ये उसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं। एसिड मोस्टली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर किसी मेटालिक सरफेस या किसी सरफेस पे जनरली इनका अगर मतलब कांटेक्ट हो जाए तो उस सरफेस को ये क्या कर देंगे, कोरोड कर देंगे, उसको जनरली तोड़ देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर जो है वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ऐसा पीछे रीजन क्या है, तो जैसे ही देखो इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, तो जब एसिड को वाटर में जब आप मिलाओगे तो जाहिर सी बात है ये H+ और OH- आयन जो है वो रिलीज होंगे, और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ना ब्रो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ ये कैसा रिएक्ट करता है, कौन, हमारी एसिड। तो ध्यान दीजिएगा कि जब मेटल जो है आपकी एसिड के साथ जो है आपकी जनरली कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, तो जो एक्टिव मेटल होंगे ना, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वही हमारी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए Zn जो कि हमारा जिंक जो है ये डाइल्यूट H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ आपने जिंक का रिएक्शन करवाया, देन क्या होता है यहाँ से H+ और SO4- ये जो है टूटा, H+ SO4- टूटा, और ये SO4 जो है वो जिंक के पास गया और इसने बना लिया जिंक सल्फेट, और ये रहा हमारा हाइड्रोजन गैस। यहीं पे आप एक चीज कॉन्सेप्ट सीखते हो, एक और भी फिर से मैं बता दे रही हूँ, हाइड्रोजन गैस यहीं पे इवॉल्व हो रही है। आप वहां पे क्या करेंगे, जलती हुई जो कैंडल होगी ना, उस कैंडल को आप उसके पास ले जाएंगे तो पॉप की साउंड आएगी, तो आप मानेंगे कि वहां पे क्या हो रही है, H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन आता है वो है रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई ये मेटल कार्बोनेट क्या है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। समझाती हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये जो रहा यहाँ पे देखिए, सोडियम जो है वो क्या है बच्चा, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है, और ये कार्बोनेट। देखिए मेटल और ये कार्बोनेट बोले तो CO3, तो मेटल और कार्बोनेट जो है वो मिल करके क्या बना है, मेटल कार्बोनेट। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मेटल
और कार्बोनेट के बीच में हाइड्रोजन है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ देखिए यही बात कही गई कि एसिड जो है रिएक्ट करेगी मेटल कार्बोनेट और इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, इसको ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम मेटल बाई कार्बोनेट का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, बाई कार्बोनेट का भी नाम देंगे। ठीक है, यानी कि एक शब्द में अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम दें तो वही हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुलाएंगे। ठीक है, यानी दोनों ही नाम इसके लिए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए कि कहा गया कि जब ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपकी क्या कहा गया, ब्रिस्क एफरवेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है देता है। मतलब कि जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट और आप एसिड का जब आप रिएक्ट करवाओगे ना, तो बहुत ही एकदम से फिजिंग सा, बहुत बबलिंग सा जो है अंदर से निकलेगा। अब देखते हो कई बार जो रिएक्शन होती है तो होती नहीं है, खूब सारे बुलबुले एकदम निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो वहां पे किया क्या है, सोडियम कार्बोनेट और आपके जो आपके एसिड जो है उसको आपस में रिएक्ट करवाया गया। तो इस दौरान हुआ क्या कि हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जिसके वजह से वो फिजिंग हुई है। ठीक है, तो ये क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। देखिए कैसे टूटा होगा, सोडियम प्लस, ये कार्बोनेट माइनस में, ये प्लस और ये माइनस में। ठीक है, यहां से फिर ये टूटा होगा ये CO2 में टूट गया, और यहां से फिर ये देखिए CO2 में टूटा और ये SO4 माइनस इधर आया और बाकी से H2O इधर गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बना, यहां वाटर बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। और आपको याद होगा, अगर आपने हमारी पहली लेक्चर देखी होगी, मैंने आपको बताया है कि बच्चा जहां पे भी गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो हम लोग एरो से साइन लगाते हैं, मतलब उस मीडियम से हमको गैस निकलती हुई महसूस होगी, हमें भाई दिखेगी भाई। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम HCl के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये देखिए Na+, ये क्या होगी यहाँ से, तो ये यहाँ से ये CO2 बन जाएगा और एक O, और यहाँ के एक हाइड्रोजन जो है वो मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जाकर के NaCl बना लेगा और CO2 यहाँ गैस के रूप में निकल जाएगा। यानी क्या बना, NaCl, H2O और CO2 भी देखिए ऊपर एरो, अपवर्ड एरो का साइन लगा है, मतलब कि ये ऊपर की ओर। चलिए रिएक्शन विद बेसेस, हमने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो ध्यान दीजिएगा जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं बस दो चीज बनती है। क्या बनती है भैया, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनती है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि एसिड जब रिएक्ट करेगी तो तो बनेंगे सॉल्ट एंड वाटर, और उसी रिएक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं। वो रिएक्शन का नाम है बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जहां एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये टूटा प्लस में, ये टूटा माइनस में, सोडियम टूटा प्लस में, ये टूटा माइनस में। ध्यान दीजिए ये वाला गया इसके पास और ये वाला गया इसके पास, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ने मिलकर के वाटर बना लिया, और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ने मिलकर के क्या बना लिया, सोडियम क्लोरीन बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे रिएक्शन विद द मेटालिक ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनो, मेटालिक ऑक्साइड याद होगा आपको, अगर हमारी आपने पिछली लेक्चर आपने देखी होगी, वहां मैंने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल बताया था कि बच्चा देखो होता क्या है कि मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम खुले में रख देते हैं तो ये ना एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से अगर हम उस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाने की कोशिश करें तो वो नहीं जलेगी, इजिली नहीं जलेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ना रब करते हैं, किससे, सैंड पेपर से। उसको घिस घिस के ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो लेयर है ना, इसको हम हटाते हैं, तब जाकर के हमारे सामने प्योर मैग्नीशियम जो है वो मिलती है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको जब जलाते हैं तो व्हाइट डेजलिंग लाइट जो है वो हमारी निकलती है। आपको याद होगा, और मैंने बताया भी था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहां देखिए कि हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे पास मेटल जो है, मेटल ने जब ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करा तभी जाके आपका क्या बनता है बच्चा, मेटल ऑक्साइड बनता है। कब बनता है, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। तो ये देखिए कैल्शियम हमारा क्या है बच्चा, मेटल है। कैल्शियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा तो क्या बनी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने यहाँ बेस क्यों लिखा है समझाती हूँ। देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम ये कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट
करवाएंगे बच्चे तो होता क्या है, देखिए यहाँ से H टूटा प्लस में और Cl टूटा माइनस में, ऑक्सीजन टूटा माइनस में, कैल्शियम टूटा प्लस में। अब देखिए आप में हो सकता है कई बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम आप ऐसा कैसे कर रहे हो, कैसे आप किसी पे भी प्लस किसी पे भी माइनस लगा दे रहे हो। तो मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलती हूँ बच्चे कि आपकी जो केमिस्ट्री की जो बेसिक होती है ना बच्चे, वो आपकी क्लास 8-9 से ही शुरू हो जाती है। क्लास 9 में जहां आपको एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट है उनके इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, वहां आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, ठीक है। तो वहीं पे आपको बताया जाता है कि भैया देखो कि ये जो ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट हैं वो हमारे मेटल है। एक है हमारा फर्स्ट वाला है अल्कली मेटल और दूसरा है अल्कली अर्थ मेटल। पहला वाला के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, लूज करता है। ये मेटल जो है वो क्या करते हैं, अपनी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वहीं जो सेकंड जो ग्रुप वाला है वह भी उसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। और क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इसीलिए इनके ऊपर क्या आ रहे हैं, प्लस चार्जेस आ रहे हैं। और वहीं हम बात करेंगे जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके हेलोजन ग्रुप लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं दूसरों से ना, इसीलिए इनके ऊपर माइनस चार्जेस जाते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से मेरी बातों को जरा रिवर्स करके एक बार प्लीज से सुन लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके चलिए, तो यहाँ हम बात करते हैं बच्चा कैल्शियम, क्योंकि हमारा ग्रुप 2 का है और ये हमारा मेटल है, तो ये क्या करेगा बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके ऊपर हम क्या साइन लगा देंगे, हम प्लस की साइन लगा देंगे। क्या साइन लगा देंगे बच्चा, प्लस की। और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसके ऊपर किसकी साइन लगा देंगे, माइनस की। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। यहाँ क्या था, माइनस और ये प्लस। अब ध्यान देना, ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, ये माइनस वाले के पास, और ये प्लस वाला किसके पास, इस माइनस के पास। तो यहाँ देखिए इन दोनों ने मिलकर वाटर बना लिया और इन लोगों ने मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना लिया। तो कैल्शियम क्लोराइड इज व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्ट और ये क्या बन गया, वाटर। यानी अब देखो 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 ध्यान से देखो, इधर तो देखो देखो देखो, ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहां पे ये मेटल ऑक्साइड जो है वो बिहेव कर रहा है कैसा, एक बेस की तरह। तो हम यहाँ पे आपके साथ एक पॉइंट नोट करके चलेंगे कि मेटल oxide behaves like bases, ठीक है, and neutralize to एसिड को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या कर लेगा, बना लेगा वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। चलिए रिएक्शन विथ वाटर, ध्यान दीजिएगा, फिर से याद रखना है, एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है। समझ में आ रही है बात। तो देखिए HCl को वाटर में डाला तो ये टूटा H प्लस Cl माइनस और ये टूटेगा H प्लस OH माइनस। तो देखिए OH माइनस H प्लस के पास और Cl माइनस जो है वो किसके पास, यहाँ ये अलग निकल गई। तो ये देखिए क्या बना, H3O, ये देखिए कैसे हुआ, देखिए H ये वाला H2 और यहाँ से H प्लस टूटा ये, ठीक है। ये दोनों जो मिलके H3 बनाए और इसके ऊपर क्या रहा, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहा, ठीक है। तो H3O प्लस और ये क्या रहा, ये आपका क्लोरीन माइनस, ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरीन आयन। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है तो ये जो है क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए यूजेस ऑफ एसिड क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, इसका यूज हम लोग पेंट, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, जो हमारे पटाखे वगैरह, बम वगैरह होते हैं उनको बनाने में, डाइज बोले तो कई सारे कलर्स बनाने में, पेंट वगैरह जो रंग वगैरह होते हैं ना उसको बनाने में, सिंथेटिक फिगर्स जो है वो बनाने में इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। वहीं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 है, HNO3 का यूज किया जाता है डाइज बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया और कुछ एक्सप्लोजिव जैसे कि TNT और आर्टिफिशियल जो सिल्क होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो क्या यूज ध्यान में रखनी है, हाँ बिल्कुल याद रखनी है, ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज किसकी, बेस की। आगे बढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे कि
हमारी बेस जो होती है वो बिटर इन टेस्ट होती है, सोपी इन टच होती है, और ये क्या करती है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती है। वही साथ में मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो में चेंज कर देती है, और फिनाइलफ्थलीन जो कि कलरलेस होता है उसको वह पिंक में चेंज कर देती है। क्या ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है? हाँ बच्चे, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके लिए जो ये सब टेबल जो बनाया है इसीलिए तो बनाया है ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे जो है, कहाँ गया, यस 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 यस, इनके जो सॉल्यूशन ऑफ बेसिस जो है वह भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जैसे कि एसिड। ठीक है, चलिए यहाँ याद रखिएगा कि देखिए क्या रहा, सोडियम आपके केमिकल्स जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपके आज फिजिकल हमने देख ली, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जब ये रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो क्योंकि बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ध्यान से देखेंगे, सोडियम जो है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्सिल माइनस, यहाँ से ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से देखिए ये बन गया सोडियम सल्फेट और ये बन गया वाटर। सोडियम सल्फेट ये क्या है बच्चा, ये सॉल्ट है और ये वाटर, तो सॉल्ट और वाटर बना, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। बेस जो है वह आपकी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कैसे करेगा, देखिए कुछ ही बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्स, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि जब आपके बेस और मेटल ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, मेटल कैसे होने चाहिए, हाईली रिएक्टिव होने चाहिए, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे उस दौरान हाइड्रोजन गैस प्लस उस मेटल का सॉल्ट जो है वो फॉर्म होगा। यहाँ ध्यान दे दीजिए, ये प्लस माइनस और ये जो है जेड, यहाँ देखिए ये क्या होता है, Zn जो है ZnO2 ये बनता है ZnO2 Na2ZnO2, यानी सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन जाता है, और ये हाइड्रोजन आपका बन जाता है, क्या बनता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब देखो, मेटल का ऑक्साइड मतलब हमने क्या बताया था कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा। अब नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि मान लीजिए कार्बन, कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना लिया बच्चा, CO2। क्या बना लिया, CO2। तो सिंपल सी बात है, ये CO2 क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब हमारी किसके साथ, जब हमारी बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। यानी इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक्ट लाइक एसिड टू न्यूट्रलाइज बेस। ये क्या कर रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज करके ये क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन गया और ये वाटर बन गया। समझ में आ गई बात। चलिए रिएक्शन विद हैवी मेटल, हैवी मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, तो आपके मेटल सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस के साथ। ध्यान दीजिएगा, मेटल सॉल्ट जो है, मेटल सॉल्ट जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, आपकी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस के साथ, और इसके वजह से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड का मतलब इनसॉल्युबल है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट बनेगा। इस बात को याद रखिए, यहां पे कहा गया इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मतलब साफ साफ शब्दों में कहा गया कि भैया क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि पेंदी में बैठ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए हमने कहा कि मेटालिक सॉल्ट बोल तो ये ZnSO4 मेटालिक सॉल्ट है, और ये बेस के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है। देखिए ये है हमारा मेटालिक सॉल्ट, और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये बना क्या रहा है बच्चे, तो ये आपका बना रहा है, यहाँ पे देखिए ये सोडियम सल्फेट बना लिया इसने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल सॉल्ट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये एक तो भाई सोडियम सल्फेट इसने बना लिया, एक अलग से सॉल्ट बना लिया, और साथ ही यहाँ पे एक क्या बना रहा है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि प्रेसिपिटेट है, और ये हमारा क्या है, पेंदी में बैठ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर मतलब बेस को अगर आप वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो, बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये टूटेगा, Na+OH-। देखिए
इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा यह गया कि बेस जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं, वह बेस जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। याद रखना, सभी अल्कली बेस हैं, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं हैं। मतलब जितने भी पानी में घुलने वाले बेस हैं, वो बेस तो है, लेकिन सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ जाएगी आपके लिए, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से इसको बोल देती हूँ कि देखिए, जो पानी में जो घुलता है, जो बेस पानी में घुलता है, उन्हें हम अल्कली का नाम दे रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते, इसीलिए हम कहेंगे कि सभी के सभी जो बेस हैं वो अल्कली नहीं होते। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं यूज ऑफ बेसिस क्या है। तो जो हमारा कॉस्टिक पोटाश, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका यूज अल्कलाइन बैटरी और सॉफ्ट सोप बनाने में किया जाता है। वहीं हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में की जाती है, और साथ ही हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है। और साथ ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका यूज जो है हमारे कपड़े के ऊपर जो ग्रीस की जो स्टेन लग जाती है, दाग जो लग जाते हैं, उसको हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे कि वो मार्केट में जो आते हैं ना स्टेन रिमूवर, उसमें ये आपकी यही बेसिस जो है वो आपके पाए जाते हैं। कौन से? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं। जो सॉल्ट्स हैं इनकी बात करें तो ये क्या है? सॉल्ट आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन अदर देन द H+, मतलब H+ के अलावे दूसरे पॉजिटिव आयन होंगे, इसलिए अदर देन लिखा है। ठीक है, H+ के अलावे पॉजिटिव आयन होंगे और नेगेटिव आयन होंगे जो कि अदर देन द OH-, मतलब H+ और OH- को छोड़ करके इनके अलावे दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद होंगे। किसमें? जिस कंपाउंड में, उसको हम सॉल्ट का नाम देते हैं। और वो कैसा कंपाउंड होगा? वो हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। फिर से कहते हैं कि वह आयनिक कंपाउंड जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़ करके उसके अलावे अलग दूसरे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, उन्हीं आयनिक कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट का नाम देते हैं। तो अगर सॉल्ट का डेफिनेशन आ गया तो आप जरूर से यही लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, K2SO4 NaCl NaNO3। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की, एसिडिक सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट की। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। ये कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। भाई हमें पता है सॉल्ट कब बनती है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तभी बनती है ना। तो कहा यह गया कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उनका बिहेवियर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड उस सिचुएशन में हमारे पास जो सॉल्ट बनेगी वो क्या होगी? न्यूट्रल सॉल्ट होगी। और ये न्यूट्रल सॉल्ट है हमारी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है अब नहीं, सोडियम सल्फेट। आगे बात करते हैं कि एसिडिक की। तो एसिडिक जो है कब बनेगा? जब आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्या कहा गया? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन होगी पॉलीबेसिक एसिड। अब पॉलीबेसिक क्या है भैया? तो यहाँ पे बेसिक का यहाँ कहने का मतलब है, पॉलीबेसिक जो वर्ड आया है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उनके पास कंप्लीटली हाइड्रोजन जो है वो नहीं वो लूज कर रहे हैं, मतलब कि उनके पास और भी हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद है। ठीक है, इनमें क्या है, सॉल्ट जो होगा उसके पास और H+ जो है उसके पास हाइड्रोजन आयन जो है स्टिल उसके पास होंगे। जैसे आप यहाँ देखो NaHCO3, इसमें देखो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर ये हट जाता, ये हाइड्रोजन हट जाता तो ये सोडियम कार्बोनेट रहता ना, लेकिन इस यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपकी सोडियम सल्फाइट है ये। ठीक है, यहाँ पे ये वही बात कही गई कि आपके एसिडिक जो सॉल्ट होगी उसमें H+ आयन जो है वो कंप्लीटली रिलीज नहीं होगा। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो H+ कंप्लीटली रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन मैंने अभी बताया कि यहाँ पे बच्चे एसिड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होती है। ठीक है, तो अब बताओ, क्योंकि बेस जो है वो वीक है तो क्या
क्या ये इस स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली ब्रेक कर पाएगा? ना जी ना। तो जब ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाएगा तो स्टिल इसके पास जो है H+ जो है वो रहेंगे और वो H+ आपको सॉल्ट में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? यही चीज आपके बेस में भी होता है कि बेसिक जो सॉल्ट होगी इनमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने क्या कहा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें जो आपकी पॉली बेसेस जो होंगे, मतलब कि इसमें एसिड जो है क्योंकि वीक है, ये कंप्लीटली आपकी बेस के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बेस से OH- कंप्लीटली नहीं निकाल पाएगा। यही रीजन है कि बेसिक सॉल्ट में जो सॉल्ट होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा आपकी OH आयन जो है वहां मौजूद होती है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे PbOH NO3, ये CaOH NO3, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। तो ये क्या है भैया, ये जो है स्टिल इनके पास, इन सॉल्ट के पास OH आयन मौजूद है। तो ये कौन सा सॉल्ट है? ये बेसिक है। इनमें जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है सॉल्ट के पास, वो कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। और जिनके पास ना यहाँ पे सॉल्ट में ना बीच में हाइड्रोजन ना ही हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, वो आपके न्यूट्रल कहलाएंगे, यानी न्यूट्रल आपकी सॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयो ये क्या हो गया भाई, चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट की नेचर, किसके बेसिस पे? उनके रिएक्टेंट के स्ट्रेंथ की बेसिस पर। रिएक्टेंट मतलब देखो, अरे भैया सॉल्ट जो बन रहा है, हमारा सॉल्ट जो बन रहा है वो एसिड प्लस बेस के मिलने से बन रहा है, हैं? तो एसिड और बेस ही तो रिएक्टेंट हुए, सॉल्ट तो हमारा प्रोडक्ट रहा ना, सॉल्ट तो हमारा प्रोडक्ट रहा। तो हमने कहा कि देखो अगर एसिड जो है वो स्ट्रांग रहे, बेस स्ट्रांग रहे, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका pH क्या रहेगा? 7 रहेगा। वहीं एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है? वीक है, ऐसे में जो सॉल्ट बनेगी वो एसिडिक बनेगी। क्यों? मजबूत कौन? तो भाई एसिड ना, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी। और क्योंकि सॉल्ट एसिडिक है तो इसकी pH जो है वो 7 से कम होगी। वहीं मान लीजिए एसिड जो है वो वीक है और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में हमारी जो सॉल्ट बनेगी वो बेसिक बनेगी, और क्योंकि ये बेसिक है तो इसका जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। वहीं अगर एसिड वीक है और बेस वीक है तो ऐसे में जो सॉल्ट बनेंगे वो वेरिएबल होंगे, मतलब कि डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको हायर क्लास के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट में बात करेंगे कि हम सॉल्ट को उनके डिफरेंट फैमिलीज के बेसिस पे, मतलब कि उनमें कौन से एसिड और कौन से बेस जो है उनसे उनको ये बनाया गया है, इस बेसिस पे हम लोग उनकी फैमिली को डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली और क्लोराइड फैमिली। देखिए अगर हम बात करें हमारा H2SO4 जो हमारा ये एसिड है, अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं SO4 वहीं से आया होगा, है? इनमें देखिए NO3 नाइट्रेट कहाँ से आया होगा? HNO3 हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वहां से ये NO3 आया होगा, और ये Cl जो है इनमें कहाँ से आया होगा? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्योंकि वो उन अलग अलग डिफरेंट एसिड से ये आए हैं, तो इसलिए उनकी जो ये है बेसिस पे हम लोग क्या करा, उनकी फैमिली का हमने नाम रख दिया। जैसे याद देखो, इसको सल्फेट फैमिली बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ देखिए सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये रहा हमारा क्या हो गया? कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा ये है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये सब जो है आपकी अलग अलग फैमिली के नेम है, किसके? सॉल्ट फैमिली के। चलिए आगे बढ़ेंगे और pH का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। pH का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जो हाइड्रोजन आयन का जो कि देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम एसिड या बेस की अगर हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे H+ और OH- आयन जो है रिलीज होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा बहुत 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 कम है, तो उसको पता लगा पाना कितना मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। तो इसी बात को, इसी कॉन्सेंट्रेशन को, इसी H+ के कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाने के लिए कि भैया जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसके लिए हम लोग pH स्केल का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग उस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सके और ये पता कर सके कि जो गिवन जो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है, और अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है
या बेस है तो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में जो है होता क्या है बच्चे, 0 से 7 तक की जो वैल्यू होती है वो एसिडिक की होती है। ध्यान देंगे 0 से 7 तक की ही, 7 के बाद नहीं, 0 से 7 के बीच के जो नंबर यानी 1 से 6 यही है, ठीक है, आपकी एसिड की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक की। तो ये 7 से 14 के बीच में जो नंबर होंगे, ठीक है, वो आपकी बेस के वैल्यू बताएंगे। वहीं आपकी बात करें अगर 7 कोई बता रहा है तो वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। आगे बात करेंगे पीएच स्केल से हम लोग मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ पीएच जो है इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है सॉल्यूशन में। ठीक है, ये क्या बताएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और पीएच पेपर जो है इससे हम फाइंड करते हैं, मतलब इसका यूज करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि जो गिवन जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो किससे मैच कर रहा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में किसके साथ वो मैच कर रहा है, तब तो पता लगा पाएंगे कि अच्छा भाई इसका स्ट्रेंथ जो है एसिडिक है, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये चीज हम पता लगा पाएंगे उसके कलर इंडिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बच्चे वो डाइज का कॉम्बिनेशन होता है, कलर्स का इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जैसे जैसे आपकी रेंज ऑफ पीएच जो है वो चेंज होगी, कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। देखिए न्यूट्रल जो रहा यहाँ पे ग्रीन है तो न्यूट्रल है, और जैसे जैसे आप देख रहे हो जैसे जैसे इधर के हम बढ़ते गए, जैसे जैसे पीएच हमारा डिक्रीज होता गया, ये रेड कलर शो होता गया, मतलब कि इधर एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इधर साइड आप देख रहे हो जैसे जैसे न्यूट्रल से हम 14 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लू कलर जो है वो आपकी ये बढ़ रही है, आपको ये दिख रहा है कि भाई अल्कलाइन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, तो ये जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो पीएच है इसकी क्या यूजेस है। तो देखो ये पीएच जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आप देखेंगे ना हमारे आए दिन की जो घटना होती है उसमें, चाहे हम बात करें हम ह्यूमन, हम या फिर हमारे प्लांट्स हो गए, हमारी दांतें हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सभी में आप देखोगे ना तो पीएच का अपना ही एक रोल है। एक एक करके सभी को हम समझते हैं। सबसे पहला है प्लांट और एनिमल, ह्यूमन और प्लांट के केस में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, बीइंग अ ह्यूमन, आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, हैं सच में हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन? हाँ जी बच्चे बिल्कुल। कैसे, समझाती हूँ। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना। हम लोग डेली क्या करते हैं, फूड लेते हैं ना। अच्छा, फूड जो है वो क्या होती है बच्चे, ब्रेक होती है। फूड ब्रेक होकर के आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है ये आपकी बॉडी को मिलते हैं, न्यूट्रिशन बेसिकली मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चा ये टूटता है आपके बॉडी में। जब आप ब्रीदिंग करते हो, आप ऑक्सीजन लेते हो, तो उसके प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटता है। टूट के आपकी बॉडी को क्या मिलता है, टूटने के बाद आपकी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना। तो ये सारी प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में, जो कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, प्रोटीन, फैट, ये सब जो टूट रहे हैं और टूट करके हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो फुलफिल किया जा रहा है, इस दौरान बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे तो कुछ बन रहा होगा, कुछ टूट रहा होगा, यानी कुछ केमिकल सब्सटेंस बन रहे होंगे, कुछ टूट रहे होंगे, और इसमें कुछ न कुछ एसिडिक और बेसिक चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी में होंगी। बिकॉज हम खाना भी खाते हैं तो उसमें देखते हो एसिड और बेस का जो है हमको जो है हम खाने में शामिल करते ही करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का कहा जाए तो देखो हमारे ब्लड का भी अपना एक पीएच होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हमारी बॉडी का जो पीएच जो होता है बच्चे वो 7 से 7.8 मतलब स्लाइटली अल्कालाइन रहता है। आप देखेंगे हम ह्यूमन का जो ब्लड होता है ना वो भी आपको ना हल्का सा नमकीन टेस्ट का लगता है। अब बोलो आपने खून पिया है किसी का? अरे नहीं भाई, मैं खून नहीं पीती। जैसे कई बार होता है ना अपनी फिंगर जो है कट जाती है तो हम लोग ऐसे मुंह में लेकर के फिर उसको ये ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान जो टेस्ट आती है दैट मीन कि वो सॉल्टी टेस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ब्लड है वो भी स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारी बॉडी का जो पीएच है
ठीक है, हमारी बॉडी का जो पीएच है अगर 7 से नीचे हो जाए या 7.8 से अगर बढ़ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 7 से नीचे हो जाए यानी 6 चला जाए, 6.5 हो जाए, ऐसे अगर चला जाए, या फिर 7.8 से बढ़ के अगर 8 हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में लिविंग बॉडी जो है या लिविंग बींग्स हैं उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो देखो बच्चे, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने का अपना एक कंडीशन होता है, ठीक है। अगर वो कंडीशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप सोचिए ना कि हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स जो है, जो केमिकल सबस्टेंस बन रहे हैं, जो टूट रहे हैं, क्या वो सही से हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और जब ये हो ही नहीं पाएंगे तो ओवरऑल हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस है, हमारी जो लाइफ की जो इसेंशियल प्रोसेसेस है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो है इनमें परेशानी आएगी। और जब परेशानी होगी तो जाहिर सी बात है उस लिविंग बीइंग के लिए जीना जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए भी जो सॉइल होती है उसका स्पेसिफिक पीएच पे होना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हम इंसान हैं, हमें जो है पढ़ाने के लिए, हमें अच्छी समझ के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है ना। हम भी बचपन से जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, क्या हमारी ये ख्वाहिश होती है कि भाई एक अच्छा टीचर हमें मिले जो हमें हमारी डाउट्स जो है वो समझते हुए, भाई ये मानते हुए कि हाँ भाई हम एक आखिर में हम एक बच्चे ही हैं और हमें भी डाउट हो सकती है, ये मानते हुए बिना हमें जज किए हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाए, तभी कोई बच्चा ऐसे टीचर से सीख पाएगा। हर एक बच्चे की वही डिमांड होती है ना। तो उसी प्रकार से हर एक जो प्लांट होती है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच वाला सॉइल चाहिए होता है। अगर मान लीजिए कि जो सॉइल में अगर आप मान लो कोई प्लांट अगर उगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और उसका पीएच जो है, मान लीजिए इस प्लांट की जो रिक्वायर्ड पीएच है उससे इसका पीएच अगर लो है या फिर पीएच हाई है, तो उस सिचुएशन में ये प्लांट जो है उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि ऐसे समझिए कि हमारे सॉइल का जो पीएच जो है वो प्लांट के लिए सुटेबल होगा तो ही सही होगा, ठीक है। अगर सुटेबल नहीं होगा तो हमारी प्लांट जो है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। ये भी एक रीज़न है, ध्यान से देखिएगा। इसी वजह से कई बार होता है कि अगर आप गांव वगैरह में अगर आप देखे होंगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में राख वगैरह जो है ना वो फेंकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर हमारे सॉइल में थोड़ी बहुत भी अगर एसिडिक अगर क्या कहते हैं पीएच अगर हो गई है, लाइक एसिडिक सॉइल हो गई है, सो दैट कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमारी जो क्या कहते हैं हमारी सॉइल है ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, मतलब कि स्लाइटली, मतलब बोलते हैं काइंड ऑफ अ न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, फॉर सपोज आपने कभी ना कभी देखा होगा कि हम लोगों को ना एसिडिटी की कई बार शिकायत होती है। जी हाँ, एसिडिटी की शिकायत। एसिडिटी की शिकायत में क्या होता है बच्चा, तो हमारा जो स्टमक है, स्टमक क्या है, तो जनरली लोग बोलते हैं हमारा तो स्टमक फुल है। अरे भैया स्टमक जनरली आगे जो ऐसे अंकल लोग की जो तोंद निकली होती है उसको स्टमक नहीं बोलते, वो बेली है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फूड पाइप आया और फूड पाइप के पास यहाँ पे ऐसे नीचे आकर के इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे हम जो खाना खाते हैं ना बच्चे, तो खाना खा के हम निकले, तो खाना खा के जब निकल गए तो ये क्या हुआ, फूड पाइप से होते हुए ये आकर के इस स्टमक में ही क्या होता है, वो स्टोर होता है, मतलब वहीं पे वो रुकता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो है, ये देखो, ये एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे ऐसे रुका, यहाँ पे रुकेगा, और जब तक ये आगे का खाना यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना जब तक ये आगे बढ़ के लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ का फूड जो है वो नीचे की ओर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे रह के वो क्या करेगा, तो यहाँ पे उसकी मिक्सिंग होती है। इसलिए देखते हो ना जब हम लोग वोमिटिंग करते हैं तो अजीब सा फूड निकलता है ना, जो कि चबाए हुए फूड से भी और भी ज़्यादा वो क्या होता है, फाइन पेस्ट होता है, प्लस काफ़ी ज़्यादा थिक म्यूकस के साथ होता है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो है ये स्टमक में एक एसिड पाई जाती है जिसका नाम है HCl। मैम क्या ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाँ बच्चा, ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। अब सवाल ये है कि उरी बाबा, हमारे पेट के अंदर हमारे स्टमक में HCl है और हमें कुछ भी नहीं हुआ। भाई रियल में तो भाई देखते हैं कि सुनते हैं कि HCl जो है वो किसी भी बॉडी को जला सकती है। हाँ बच्चे, बिल्कुल जला सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये HCl हमारे स्टमक में रहते हुए हमारी जो ये स्टमक है, हमारी बॉडी है, उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही है?
रीज़न है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी जो होली वाला फेस्टिवल आने वाला है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, होली में हम लोग जो है रंग खेलने से पहले हम लोग अपनी बॉडी पे ना ऑयल वगैरह अच्छे से लगा लेते हैं। ऑयल हो गई, मतलब जनरली ऑयल लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि जब आप ऑयल लगा लेते हो तो आपके बॉडी पे ना रंग ना चढ़ता नहीं है, लाइक वो जल्दी उतर जाता है। ठीक है, ऑयल की चिकनाहट की वजह से वो क्या होता है, रंग आपकी बॉडी पे नहीं चढ़ता, वो जल्दी उतर जाता है। आप ऐसे भी आप करते हो कि जब आप हाथ पे आप ऑयल लगाए रखें और आप पानी से आप धोएंगे ना, तो देखेंगे पानी इस पर ठहरेगा नहीं, आपके हाथ पे पानी ठहरेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक वही चीज़ है बच्चे कि हमारा जो ये है, हमारा स्टमक जो है, इसके जो यहाँ पे जो सेल, मान लीजिए किससे बने हुए भाई, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सेल जो है ना, वो म्यूकस जो है, म्यूकस स्लिपरी जो है फ्लूइड जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, चिपचिपा सा फ्लूइड जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल स्टमक जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। किससे? इसमें मौजूद जो HCl है उससे। और यही रीज़न है कि ये जो म्यूकस जो है वही हमारी HCl से हमारे स्टमक को बचाती है। और अगर जब हम लंबे समय तक हम भूखा रहते हैं ना, तो फिर यही होता है कि ये HCl जो है वो हमारे स्टमक की जो वॉल है उस पर अपना असर दिखानी शुरू करती है, और एक टाइम पे इंसान को अल्सर होते हैं। आपने अल्सर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ पे थे कि भाई HCl जो है ये हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो याद रखिएगा कि HCl है, तो HCl क्या है बच्चा? एसिड। अब देखिए, ज़्यादा एसिड होना और कम एसिड होना ये भी तो सही नहीं है ना। एक रिक्वायर्ड अमाउंट में भाई pH होना चाहिए हमारे स्टमक का। सोचिए कि जब हमारे स्टमक का pH बढ़ जाए तो क्या हो गया, तब एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो गया, और एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो गया मीन्स हमें क्या हुई है, एसिडिटी हुई है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एंटा एसिड लेंगे। क्या लेंगे? एंटा एसिड, यानी एसिड का उल्टा नेचर वाला सब्सटेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड के उल्टे नेचर वाला जो सब्सटेंस है वो एसिड के नेचर को, एसिड की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगा, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। और यही रीज़न है बच्चा कि हम लोग जो है इस इरिटेशन से, इससे बचने के लिए हम लोग एंटा एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह जो है वो हम लोग लेते हैं, ताकि हमारी पेट में जो एक्सेस जो HCl है ना उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और एसिडिटी से राहत मिल सके। ठीक है, अच्छा, आप में से हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हो तो अच्छा एक बात बताइए, हम लोग तो वो क्या कहते हैं, गैस की गोली खाते हैं। हाँ भाई, तो गैस की गोली खाते हैं तो उसमें भी जो उनका नेचर होता है वो एंटासिड वाला नेचर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टूथ डिके काउज बाय द एसिड। जो टूथ डिके है, यानी कि दांतों में जो बोलते हैं ना कैविटी होना, ये सारी जो है इसमें भी एसिड का रोल है। फॉर सपोज आप ना मस्त सा आप रात में भी खाना खा करके आप सो गए। ठीक है, अब जब आप सो गए तो क्या होता है कि आप सोए में भी आप ब्रीद कर रहे होते हो, और आपको मालूम है कि हमारे एयर में बहुत सारे ऐसे जर्म्स, बैक्टीरिया ये है। तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप भाई रात में सोए हुए, मुंह बंद है, नाक से सांस ले रहे हो, तो बहुत सारे जर्म्स जो है वो आपकी क्या करते हैं, इस बकल कैविटी में, देखो ये मुंह वाला एरिया जो है इसको बकल कैविटी बोलते हैं, उसमें वो आते हैं जर्म्स, और आ करके वो क्या करते हैं, वहाँ पे मस्त सी पार्टी करेंगे। क्यों पार्टी करेंगे? क्योंकि भाई साहब हमारे दांतों में फंसा हुआ खाना जो है तो वो उनके लिए तो भाई खाना मिल गया ना उनको, तो वहाँ पे पार्टी करेंगे। अब इस फूड को वो क्या करेंगे, तोड़ेंगे, खाएंगे, और खा करके अपनी बॉडी का वेस्ट जो है, अपनी बॉडी का वेस्ट हमारे दांतों के ऊपर वो छोड़ कर जाएंगे। और ऐसा होता है, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, सुनो, लेकिन फिर भी सुनो, लेकिन और सुबह जो होती है जब हम उठते हैं तो हमारे दांतों पे अजीब सा, कभी टंग से ना टच करके देखना, जो सुबह उठोगे तो दांत को ना टंग से ऐसे टच करके देखना, अजीब सा स्लिपरी टाइप लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक अगर हम ब्रश ना करें, सही से ब्रश ना करें, तो होता क्या है कि वही जो एसिड जो है ना, जो कि उन जर्म्स ने हमारे दांतों पे छोड़ के गए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे दांतों के जो ऊपरी लेयर है, हमारे दांतों का ये जो वाइट वाला ऊपर वाला जो लेयर है ना, उसको इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामिल कहते हैं, जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। और याद रखिएगा ये इनामिल जो है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बहुत बोन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है भाई साहब। ठीक है,
तो इसी को वो एसिड जो है ना वो धीरे 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 करके तोड़ना शुरू कर देता है, और एक टाइम पे आने के बाद हमें वहाँ दांतों में कैविटी देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे जनरली जो कैविटी होती है वो अंदर की दांतों में ही होती है। क्यों होती है भैया? आगे की दांत तो हम अच्छे से साफ कर लेते हैं ना, अंदर की दांत अच्छे से साफ नहीं करते, नहीं होती, जल्दी 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 के चक्कर में अंदर वाले दांत को अच्छे से साफ भी नहीं करते। तो इसी वजह से क्या होती है, कैविटी होनी शुरू हो जाती है, मीन्स कि आपकी डिकेइंग शुरू हो जाती है। और इसको रोकने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट जिसमें कि बेस हो, ठीक है, टूथपेस्ट बेस कंटेनिंग। भाई अब आपके मन में होगा मैम भाई बेस तो आपकी टूथपेस्ट तो बेस कंटेनिंग ही होती है ना। हाँ बच्चे बिल्कुल, और इसीलिए देखो कि आप सुने होंगे पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कोयले की राख से भी क्या करते थे, ये दांत का मंजन किया करते थे। ऐसा इसलिए बिकॉज उसमें भी बेसिक नेचर है, ठीक है, तो इसको पागल मत समझिएगा। अगर कोई बोल रहा है कि वो कोयले की राख से वो मंजन किया करता था तो इसमें गलत समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये बेस कंटेनिंग जो हमारा सब्सटेंस है उससे हम दांतों पे मंजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा दांत में जो एसिड का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, कई बार आप देखते हो हम लोग जो खट्टा वट्टा जैसे इमली वगैरह या आम वगैरह, कच्चा आम वगैरह खा लेते हैं तो दांत में अजीब सा नहीं होने लगता है। तो उस टाइम पे बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सोडा हो गया या फिर आपका टूथपेस्ट हो गया वो लगा लीजिए, आप आराम से वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। यहाँ पे क्या होता है, हमारे आसपास कई सारे ऐसे जानवर, कई ऐसे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे जो कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, भाई साहब अपनी आत्मरक्षा के लिए वो लोग सर्टेन केमिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चींटी को छेड़ दिया, भाई कोई नहीं मिली, चींटी को छेड़ दिया, ओके, तो चींटी को छेड़ दिया या चींटी आपके पास आई, चींटी ने आपको दे दिया बाइट, ठीक है, चींटी ने आपको बाइट कर दिया। तो जब वो बाइट करेगी तो आपको पता है कि आपको एक बड़ा ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा दर्द होगा, और दर्द होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे एक मिनट, ये देखो भाई साहब, अरे भाई हाँ एक मिनट बस, हो गया, अभी नेटवर्क चला गया, चलो कोई नहीं। हाँ तो सुनो, तो जब वो चींटी जो आपको या मक्खी जो आपको काटेगी ना तो बड़ा ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा दर्द होगा आपको, और क्या होगा उस जगह पे ना स्वेलिंग हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न ये है बच्चे कि जो वो ये एंट ने या फिर बी ने जो आपको काटा ना, जो पीली वाली जो चींटी होती है या फिर हनी बी, इसने जो काटा ना तो इसके डंक में ना क्या होता है बच्चे, वो क्या करते, जैसे ही वो काटती है ना आपको, तो काटने के साथ साथ अपने अंदर मौजूद जो मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी बोलते हैं, यही एसिड वो आपके बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देती है। मतलब ये अल्लाह ऐसे इंजेक्शन घुसा दिया, अपने डंक से घुसाती है, ठीक है। और इसी के वजह से भाई साहब हमें पेन होता है, वो क्या होता है, वो स्वेलिंग हो जाती है। और इसी से राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो माइल्ड बेस, मतलब हल्की जो बेस हो सकती है, दैट इज की बेकिंग सोडा, वो अगर आप उस कटे हुए जगह पे आप लगाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है, यहाँ पे मान लो कि एसिड जो है, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करा इस जगह पे, तो आप जब बेस लगाओगे धीरे धीरे यहाँ पे लगाओगे इस एरिया पे, अफेक्टेड एरिया पे, तो बेस जो है वो उस एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा बच्चे, कम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिव्स। नेटल लिव्स के जो आप देखेंगे, नेटल लिव्स जो होती है ना, उसमें भी जो है अगर आप छूते हो ना उसको, तो मेथेनोइक एसिड जो है वो क्या होता है, उसमें होता है, ठीक है। अगर कोई छुए उसको तो भाई साहब बहुत ही बर्निंग पेन काउज करेगा, मतलब काफ़ी, देखो एनिमल तो एनिमल, भाई प्लांट भी अपने डिफेंस सिस्टम में नेचर ने उनको दे रखा है, भैया कोई भी आए तेरे पास घुसेड़ दे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसको भी कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है माइल्ड बेस से, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ अ सॉइल, ध्यान से देखेंगे कि सॉइल जो है अगर एसिडिक हो जाती है ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ अ फर्टिलाइजर, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से आपकी हो सकता है कि सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए। और ऐसा जो है, अगर मान लीजिए सॉइल आपकी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, देन प्लांट के ग्रोथ के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर बात करी ना कि प्लांट हो या एनिमल हो, उनके
उनके सर्वाइवल के लिए स्पेसिफिक पीएच का होना ज़रूरी है। अच्छा, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉइल की एसिडिटी को हम लोग कुछ बेस जैसे कि स्लेक लाइम, फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो सॉइल होगी उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज। आप देखते हो कि कई सारी फैक्ट्रीज जो है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स का काम हो रहा है, वो लोग अपने केमिकल वेस्टेज जो है लाइक एसिडिक सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, रिवर वगैरह में अभी छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हमारी रिवर जो है वो एसिडिक, उनका एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, साथ ही वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। और तो और हमारी रिवर में जो रहने वाले जो जानवर है यानी एक्वेटिक जो एनिमल है उनकी लाइफ को भी खतरा हो जाता है। क्यों? अरे भैया ऐसा अभी हम लोगों ने कहा ना कि भाई कोई भी लिविंग बीइंग हो उनके सर्वाइवल के लिए स्पेसिफिक पीएच का होना ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिक पीएच नहीं होगी, उनके बॉडी के रिक्वायर्ड जो पीएच चाहिए वो अगर पीएच नहीं मिलेगी तो भाई उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना बच्चे। तो यहाँ पे कहा गया कि जब कोई फैक्ट्रीज जो है अपने वेस्टेज को वो अगर नदियों में प्रवाहित अगर कर देती है, नदियों में अगर वो डाल देती है, तो जाहिर सी बात है नदियों का पानी जो है वो गंदा तो होगा ही होगा। आसपास के लोगों को दुर्गंध आएगी तो आएगी ही, वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा तो वो रहेगा ही। लेकिन साथ ही साथ उस रिवर में जो रहने वाले जो मछलियां या फिर और भी जो छोटे छोटे जो जीव जंतु जो हैं उनकी भी लाइफ अफेक्ट होगी भाई, उनका भी लाइफ खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नदियों में बेसिक सब्सटेंस को जो है ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं एसिड रेन की। ठीक है, एसिड रेन की हम बात करते हैं। क्या होता है एसिड रेन? तो याद रखिएगा कि जब कभी आपकी बारिश में एसिड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एक्सेस एसिड सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसको हम, और वो जो रेन बन के हमारे ऊपर जब आती है, दैट इज द एसिड रेन। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखिए, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको बारिश में भीगना पसंद है, खैर मुझे भी पसंद है। तो जब हम लोग बारिश में जाते हैं तो बारिश में हम लोग भीगते क्या होता है, बारिश का नॉर्मल अच्छा पानी एकदम मस्त आता है, अपन एंजॉय करते हैं ना। लेकिन ये एसिड रेन जो है ये वो रेन है जहाँ पे पानी में आपकी एसिड की मात्रा है बच्चे, पानी नॉर्मल नहीं है। आपके ऊपर जब पानी पड़ेगा तो आप ये छम 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 नाचोगे नहीं, आप बोलते हैं ना माँ बाप बोल बोल के चिल्लाओगे। क्यों? अरे भाई साहब उस रेन में एसिड की मात्रा है। और ये एसिड आया कहाँ से, ये एसिड ऑक्साइड आया कहाँ से? तो ये एसिड ऑक्साइड एयर से आए हैं, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है रेन वाटर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, रेन वाटर में मिलते हैं और मिल करके वहाँ बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये देखो, ये 3 मेजर एसिड जो है वो बनते हैं। और सोचो ये एसिड जब रेन में मिल करके आपके ऊपर जब पड़े या किसी बिल्डिंग्स के ऊपर पड़े, किसी खेत के ऊपर पड़े, तो जाहिर सी बात है इन सबको वो नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। एसिड रेन जो है वो न सिर्फ हमारे क्रॉप्स को, सॉइल को, बल्कि जो मार्बल के बने हुए जो इमारतें हैं ना उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। आपने सुना होगा ताजमहल के बारे में कि भैया ताजमहल जो अपने टाइम में जितना खूबसूरत, जितना वाइट कलर का हुआ करता था, आज के समय में उतना नहीं है। रीज़न ये है कि हमारी यमुना नदी जो है बच्चा, यमुना नदी के किनारे कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, अभी भी फैक्ट्रियाँ हैं भाई, और वो फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं कि उनके यहाँ जो भी वेस्ट होता है ना, केमिकल वेस्ट, वो क्या करती हैं, वो नदियों में डाल देती हैं। जैसे हमने कहा, तो अब आप बोलोगे कि मैम तो फिर नदियों में रहने वाले जो है जीव जंतु उनका लाइफ अफेक्ट हुआ होगा। अरे बच्चा बिल्कुल, आपने एक टाइम पे देखा था ना, अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो या फिर सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हो चीज़ों को, रील वगैरह देखते हो, तो आपको याद होगा, फिर न्यूज़ वगैरह में भी कई मतलब आई थिंक कि 1 साल 2 साल पहले आपको दिख रहा होगा कि यमुना नदी में ना खूब सारे झाग दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा झाग दिखाई दे रहा था, और लोग जो है भाई साहब वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई अच्छा साइन तो नहीं था ना बच्चा। ये जो है आए दिन हम लोग सुनते हैं भाई यमुना नदी का पानी जो है बहुत बास मार रहा है, बहुत गंध दे रहा है। तो भाई ये सब क्या है? ये है कि भाई हमारी यमुना नदी जो है आज के टाइम में बच्चे, क्या यमुना क्या गंगा, हर एक नदी हमारी लगभग पॉल्यूटेड हो चुकी है भाई। और रीज़न बिहाइंड दैट कि भाई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो लोग चला रहे हैं, या हमारी सरकार बोलती तो है भाई अलग अलग, वो बोलते हैं ना
प्रोग्राम तो चालू कर देती है भैया, ये नमामि गंगे और ये वो, लेकिन काम रत्ती भर भी नहीं होता है। ठीक है, तो खैर हम लोग अभी फिलहाल हम लोग सोशल का टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे, ना ही हम लोग कोई अभी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि जी हाँ, अभी के टाइम में बच्चे जो हमारी नदियाँ जो हैं वो पॉल्यूटेड जो हुई हैं, उनके पीछे ये भी रीज़न है। और याद रखिएगा कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं जो रहा बच्चा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वहाँ का एयर भी पॉल्यूटेड होगा। और जाहिर सी बात है कि जब उन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी जब क्लाउड जब बन रहा होगा तो ये सभी गैसेस भी वहाँ मिली होंगी और उन क्लाउड में इनका भी मिश्रण रहा होगा। और जब वो क्लाउड जब ठंडा होगा, यानी क्लाउड जब प्रेसिपिटेट होते हैं बच्चे, तभी तो आपकी बारिश होती है ना। तो जब क्लाउड जब क्या होगा, ठंडा होगा, तब जो है बारिश की बूंदें आएंगी, उनमें आपका क्या आएगा, एसिड आएगा। और यही एसिड रेन जो थी वो उसने ताजमहल के जो कलर जो थी, उसके मार्बल के कलर, उसको उसने खराब कर दिया, येलोविश कलर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, यहाँ पे अब हम ना कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं डेली लाइफ में, उनके हम लोग क्या देख लेते हैं, उनका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, उनके यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जिसमें पहला है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बोल सकते हो, टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हो, ये वही सॉल्ट है जो हम और आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ये कहाँ से, हमारा मेन सोर्स क्या है इसका, तो मेन सोर्स है हमारा सी वाटर, समुद्र का पानी। अगर आप समुद्र के पानी को, अगर आप सी वाटर को क्या करते हो, आप बॉईल करते हो, क्या करोगे, बॉईल करोगे, तो जाहिर सी बात, देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जनरली हमारे जो कॉमन सॉल्ट को निकालने का क्या तरीका है कि हम सी वाटर को एक शैलो टैंक में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन एंड विंड, यानी धूप और हवा में हम इनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब एक शैलो टैंक में जैसे जैसे सन की हीट, सन की जो लाइट है इसके ऊपर पड़ती है, पानी के ऊपर, पानी धीरे धीरे हीट होता है और वो इवापोरेट होता है और लास्टली आपके पास क्या बचता है, नमक बचता है। तो ये नमक जो है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लीजिए हमारे NaCl की क्या है, ये कलरलेस होता है। अब भाई अब आप बोलोगे हमारे यहाँ घर में जो आता है वो तो हमारा जो टाटा नमक, वो तो व्हाइट कलर का होता है। अरे भैया, वो व्हाइट कलर का इसलिए होता है बिकॉज उसको ब्लीच किया जाता है। जी हाँ, उसको ना केमिकली उसको साफ किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ जो पेपर जो होते हैं, क्लासमेट वगैरह का जो पेपर होता है, देखते हो तुम, वाइट वाइट एकदम पेज होते हैं, कितने एकदम साफ साफ पेज होते हैं। लेकिन वही जो लो क्वालिटी के जो पेपर होते हैं उसमें आप देखोगे अजीब सा थोड़ा ब्लैकिश टाइप का आपको पेपर देखने को मिलता है ना। तो रीज़न ये है कि क्लासमेट वाली जो कंपनियां हैं ना, वो ब्लीचिंग का इस्तेमाल कर रही हैं आपके वुड पल्प जो होते हैं उनको साफ करने के लिए। वुड पल्प जितना साफ होंगे, आपकी कॉपी का जो पेज जो है वो उतना ही साफ रहेगा। और कोई कंपनी जो है वो अगर ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है उसका पेज जो है वैसे ही लो क्वालिटी का रहेगा। इसीलिए तो भाई क्लासमेट वाली कंपनियां चार्ज भी तो अच्छा खासा करती हैं, क्योंकि वो भाई अलग से भाई अपना बोलते हैं ना प्रोसेसिंग कर रही है ना। चलिए, यहाँ पे हमने कहा कि ये क्या होता है, कलर, जनरली ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन यानी कि दानेदार होता है और साथ ही ध्यान दीजिएगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 820 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ध्यान दीजिएगा इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर आप नमक को 820 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर आप गर्म कर दे हो तो हमारा जो NaCl जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, पानी के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नमक को। ठीक है, चलिए, इट एग्जिस्ट एज अ डाइहाइड्रेटेड, ठीक है, डाइहाइड्रेट NaCl 2H2O एट अ लो टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। आप देखते हो बारिश का जो टाइम होता है ना, हमारे यहाँ जब बारिश का जो टाइम होता है उस दौरान जनरली हमारा जो टेम्परेचर होता है हमारे आसपास का वो 20 डिग्री से कम होता है। और उस दौरान आप देखेंगे कि हमारे घर में जो डब्बे में रखा हुआ जो नमक है ना, वो ना पसीजना शुरू कर देता है। वही ये बात कही गई कि एक हमारे जो जनरली लो टेम्परेचर पे जो हमारा नमक जो है वो डाइहाइड्रेट होता है, मतलब उसमें कुछ मॉइस्चर जो है वो आ जाते हैं। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो नमक जो होते हैं NaCl वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। याद रखिएगा इसको, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होती है, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब कि हमारे सराउंडिंग में अगर मान लीजिए मॉइस्चर है, वाटर है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब करने की ही एबिलिटी को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और साथ ही हमारे वाटर जो है वो सॉल्युबल इन वाटर तो होते ही, हमारे जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल इन वाटर तो होते ही हैं। आगे बढ़ेंगे, NaCl, हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या है, तो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, इसके बिना हमारे खाने में स्वाद ही नहीं है भाई। ठीक है,
अच्छा, यूज टू मेक अ फ्रीजिंग मिक्सचर, हम लोग इसका इस्तेमाल फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में करते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? अरे भैया सुनिए, आप ना देखेंगे कि पुराने ज़माने की बात करते हैं, अब तो भाई बहुत लोग जो है ये अब फ्रीज़र वगैरह रखना शुरू कर दिए, लेकिन आज भी कई जगह पे जो लोग ना कुल्फ़ी वगैरह बनाते हैं, मटका कुल्फ़ी जो बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बड़ा सा इतना बड़ा डब्बा रहता है, ठीक है। बाहर से वो थर्माकोल वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है, और अंदर में ये कंटेनर टाइप होगा स्टील का, उसमें ये लोग क्या करते हैं, खूब सारी बर्फ़ जो है वो तोड़ करके रखते हैं, ठीक है। और बर्फ़ के साथ साथ ना इसमें ये सॉल्ट मिला देते हैं, बर्फ़ के साथ साथ ये सॉल्ट मिला देते हैं, जिसकी वजह से ना बर्फ़ जो है ना वो जल्दी पिघलती नहीं है। और जब बर्फ़ जल्दी पिघलेगी नहीं तो जाहिर सी बात है उसमें रखा हुआ जो कुल्फ़ी है वो जल्दी जमेगा भी और लंबे समय तक वो ठंडा रहेगा। तो जो फ्रीजिंग मिक्सचर जो रहा, यानी कि बर्फ़ में हम क्या करेंगे, नमक मिला करके उसको लंबे समय तक एक फ्रीजिंग जो है वो मिक्सचर बना सकते हैं, जिसमें कि हम आइसक्रीम वगैरह भी बना सकें। चलिए, यूज़ एज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया करते हैं। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इन सबको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई सोडियम क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ हम खाने में यूज़ करते हैं बच्चे, इसके अलावा जो कॉस्टिक सोडा और ब्लीच यहाँ जो कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये सब जो है जो कमर्शियल पर्पस पे जो यूज़ होते हैं, इनको बनाने में भी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए तो देखो नेचर में भाई साहब भर भर के समंदर का पानी, जितना मन उतना बनाओ। चलो आगे बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। हमारा NaCl वाला पार्ट खत्म हो गया, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा, नाम जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका फॉर्मूला NaOH हो जाता है। चलिए, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे आपको, ये वाली जो है ना इसको जरूर से याद रखिएगा। कहाँ गया भाई, ये वाला NaCl जो है ना, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बच्चा, उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं, याद रखिएगा। कहा ये गया कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में मिलाया, अरे नमक वाला पानी यार, नमक वाला जो पानी है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो NaCl यानी कि ब्राइन को हम लोगों ने क्या करा, उस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये क्या बन गया, 2NaOH, बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ बना क्लोरीन गैस, ध्यान दे दीजिएगा, और ये बन गया हमारा H2 गैस। अब याद रखिएगा एक चीज़ जो यहाँ याद रखने वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि ये जो प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो प्रोसेस है, इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के जरिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चे वो कहाँ बनेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे एक एंड एनोड होगा और दूसरा एंड कैथोड होगा। क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, एक पॉजिटिव एंड तो एक नेगेटिव एंड। तो ध्यान दीजिएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा उसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैथोड के नज़दीक बनेगा। कहाँ बनेगा, कैथोड के नजदीक बनेगा। इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा कि ये यहाँ जो इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस जो बनी ना बच्चा, ये वाला जो क्लोरीन गैस जो बनी, इसी का यूज हम कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसी का यूज हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। आगे भी हम लोग देखेंगे। आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चे सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं। साथ ही मेटल को डिग्रीज करने में, यानी उससे ग्रीस को हटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं आर्टिफिशियल जो फाइबर है उसको बनाने में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, और साथ ही लेबोरेटरी में लेबोरेटरी एजेंट के रूप में, यानी लेबोरेटरी में कई बार जो है हमें इसका इस्तेमाल जो है वो करना होता है, ठीक है, एज अ एसिड के, एज अ बेस के रूप में भी। चलिए आगे बढ़, और या फिर कई बार जो होता है कोई रिएक्शन अगर नहीं हो रही हो तो रिएक्शन को करवाने के लिए रिएजेंट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बच्चा ब्लीचिंग पाउडर की ये जो फॉर्मूला है ना, ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा, बिकॉज कि आप बच्चे ना, कई बार होता है ना कि आपसे पूछ दिया जाता है और आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो मैं बोल रही हूँ ना, केमिकल नेम हो गए, कॉमन नेम हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, इन सबको जरूर से याद रख लीजिएगा। इसीलिए देखिए मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए जगह जगह मैंने ये सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा बच्चे, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा कि
जब आप याद कीजिए, अभी जस्ट हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन क्या था? NaCl जो है, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर यानी नमक और पानी का जो सॉल्यूशन था उससे ही हम ब्राइन कह रहे थे। और उस ब्राइन सॉल्यूशन पे जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था और साथ में हमारा क्या बना था? हमारा क्लोरीन गैस बना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हमने बना लिया भाई, वो तो हमने जस्ट प्रिपरेशन में देखा। और जो क्लोरीन गैस बनी बच्चे, उसी का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और तब हमारा क्या बन जा रहा है? ये ब्लीचिंग पाउडर बन जा रहा है। देखिए यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये वही ब्लीचिंग पाउडर है। देखते होगे ना, शादी ब्याह होती है तो लोग क्या करते हैं, रास्ते किनारे जो है वो वाइट वाइट पाउडर छिड़कते हैं। या फिर देखोगे कोई मंत्री या फिर जो लोग आने वाले होते हैं ना, तो साफ सफाई करके वो लोग ये छिड़क देते हैं। बहुत अजीब सी स्मेल आती है। हाँ, वही वाला। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैरिड आउट इन हैंस क्लेवर प्लांट। ये हैंस क्लेवर प्लांट में जो है, अब प्लांट का मतलब पौधा नहीं, प्लांट का मतलब पौधा नहीं, ये प्लांट सिस्टम की बात हो रही है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे बनाया जाता है भाई? तो हैंस क्लेवर प्लांट में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कैसे? अरे भैया, आप देखते हैं ना कपड़े जो होते हैं वो कितने सफ़ेद वाइट क्लॉथ्स, तो वो वाइट क्लॉथ्स जो है, या फिर बोलते हैं ना एकदम साफ सुथरे कपड़े, एकदम कोई स्टेन नहीं, तो वहाँ पे इस ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी बताया ना कि भाई क्लासमेट वगैरह के जो पेपर होते हैं एकदम वाइट क्यों होते हैं? तो क्योंकि वो वुड पल्प को ब्लीच करते हैं। साथ ही में लॉन्ड्री में, भाई लॉन्ड्री में हम लोग कपड़े वगैरह देते हैं, देखते हो कपड़े पे दाग वाग जो लगी होती है उसको छुड़वाने के लिए देते हैं, तो वो लोग भी इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं और हमारे कपड़ों के दाग को हटाते हैं, डिसइंफेक्टिंग को। अब देखो जैसे पानी टंकी पे जो पानी टंकी होती है, पानी टंकी हमारे आसपास देखोगे बड़ी सी पानी टंकी होती है, पानी टंकी में जो पानी होता है ना, तो भाई उतनी बड़ी टंकी कौन साफ करे? तो उसमें ये लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि जो पानी जो रहे वो डिसइंफेक्टिंग किया जा सके उसको। चलिए आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का एक और नाम है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको एक और नाम पढ़ सकते हैं, क्या नाम पढ़ सकते हैं? जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चे। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि ब्राइन को सैचुरेट करेंगे विद अमोनिया और रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब जाके बेकिंग सोडा जो है वो प्रोड्यूस होता है विथ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हमने क्या करा? हमने जो है ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया के साथ सैचुरेट किया और साथ में इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो हमारा बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ देख लीजिए, ये रहा हमारा ब्राइन सॉल्यूशन, इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ। ये हमारा क्या रहा बच्चा? ये रहा हमारा ब्राइन सॉल्यूशन और ये रहा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। इसके साथ हमने सैचुरेट करा, रिएक्ट करवाया, ये देखिए NH4Cl, और ये हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे अपना। बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है? तो भाई बेकिंग पाउडर बनाने में इसमें टार्टरिक एसिड मिला दीजिए, आपका बेकिंग पाउडर तैयार हो गया। हाँ जी, ये देखिए, ये जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, इसमें टार्टरिक एसिड बस मिला दीजिए, उसके बाद क्या बन जाएगा? आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा एंटासिड के रूप में। अरे भैया, एसिड के इफेक्ट को खत्म करना है, आप इसको ले लीजिए बेकिंग सोडा को। अच्छा, एक और चीज़ कि एडिटिव फूड एंड ड्रिंक, भाई खाने में जब हम लोग पकौड़े वगैरह बनाते हैं उस दौरान भी हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। हम देखते हो ड्रिंक्स वगैरह जो होती है हमारे, उसमें भी सोडा वाटर ड्रिंक्स, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा की बात कर लेते हैं। ये वॉशिंग सोडा जो है, इसकी अगर हम बात करें, इसको अलग अलग स्टेप्स में भाई तैयार किया जाता है, ध्यान दे दीजिएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेंगे? सबसे पहले वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा ये बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम वही ऊपर वाला जो प्रोसेस है, ये वाला ऊपर वाला प्रोसेस, इसको परफॉर्म करेंगे। हमने देखिए यहाँ पे परफॉर्म करा, इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। कैसे बनाया? तो ब्राइन सॉल्यूशन को ये अमोनिया के साथ सैचुरेट करा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका क्या करवाएंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपको याद होगा, हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर था वहां मैंने आपको बताया था बच्चा कि जब कोई डिकम्पोजिशन, जब कोई मॉलिक्यूल, आपकी केमिकल सब्सटेंस जो है वो हीट के प्रेजेंस में जब टूटती है, हीट के
प्रेजेंस में जब क्या होगी बच्चे, टूटेगी, तो उसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट के प्रेजेंस में क्या करोगे, तोड़ोगे। तो जब आप तोड़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप सोडा ऐश बोल रहे हो। ऐश बोले तो राख, ऐश्वर्या राय नहीं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये गैस बनेंगे, ये उड़ जाएंगे और ये आपके पास रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनहाइड्रस का सोडियम कार्बोनेट। क्या बोल रहे हैं इसको, हम बोल रहे हैं अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए, अब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ध्यान दीजिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन का साफ साफ मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम करवाएंगे तो हमको ये किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, हमारा वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट। ये क्या है, डेका, 10 जो है ना बच्चे, इसको डेका पढ़ते हैं और इसको हाइड्रेट बोलेंगे, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल को क्या करा, ऐड कर दिया। तो अब हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, तो बच्चा वॉशिंग सोडा का यूज़ हार्ड वाटर। अब कई बच्चे सोचते हैं हार्ड वाटर मतलब क्या, पानी को मारो और किसी का सर फोड़ दो। अरे नहीं भैया, हार्ड वाटर का मतलब होता है, जनरली से हमारे यहाँ भी है ना, पानी जो आती है ना वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब हमारे यहाँ जो देखोगे ना, बर्तन वगैरह होगी ना, बाल्टी वाल्टी जो होगी या जग वगैरह जो होती है, मग्गा वगैरह, उस पर ना वाइट निशान वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है। लाइक कि बहुत ज़्यादा उसमें बेस की अमाउंट ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। साथ ही वॉशिंग पर्पस, जैसे लॉन्ड्री में एज अ क्लीनिंग पर्पस पे इसका यूज़ किया जाता है। घर में भी अगर मान लीजिए साफ सफाई करनी हो, किसी बंदे को अपना सड़बड़ धो के नहाना हो, नहा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब ये नहीं कि वॉशिंग सोडा ढूंढ करके तुम नहाना शुरू कर दो, ये काम मत करना। चलिए आगे बात करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, साथ ही बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बोरैक्स जिसे सुहागा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भैया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोल रहे हैं, हेमी बोल रहे हैं हाफ के लिए, क्योंकि इसमें ना हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, तो हमारा जिप्सम जो होता है ना बच्चा, जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, जिसको हम पूरा पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, और ये 2 है तो डाईहाइड्रेट। क्या कहा, इस पूरे को पढ़ा कैल्शियम सल्फेट, और ये 2 के बदले हमने पढ़ा डाई, और वाटर के लिए पढ़ा हाइड्रेट, बोले तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जब हम इसको 373 यानी कि 373 केल्विन पे जब हम इसको हीट करेंगे तो जाके क्या हो जाएगा, ये वाटर जो है ना बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे इसके साथ मात्र हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, जिससे कि ये मात्र दाना दाना ही रह सके, ठीक है। और ये जो है, ये बाकी के वाटर जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, बाकी के वाटर लॉस हो जाएंगे। और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसकी ध्यान दीजिएगा, इसके टेम्परेचर जो है ना वो 373 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 373 केल्विन, भाई सेल्सियस मत लिख देना, गलती से भी सेल्सियस मत लिख देना, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ ना बच्चा, तो इसका जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल है बेचारा उड़ जाएगा, और ये मात्र हमको खाली एनहाइड्रस यानी सूखा कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, सूखा कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है ना भैया, सारा वाटर तो तुमने उड़ा दिया, ठीक है। चलिए, यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बच्चे, तो यहाँ पे टॉय बनाने में, पॉटरी में, हाँ लोग बर्तन बनाते हैं, सिरामिक प्लेट्स वगैरह ये सब बनाते हैं। साथ ही में हम बात करते हैं मेकिंग स्टेचूज़ बनाने में, मॉडल बनाने में, कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में इन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफ मटीरियल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और तो और मेडिकल साइंस में भैया, जैसे मैं खुद इसकी गवाह हूँ भाई, थोड़े से भाई
एक्सीडेंट हुई रखी थी भाई, बस थोड़े से के लिए बोलते हैं ना टक से उसको छू करके वापस आ गई, नहीं तो मेरे पैर पे भी प्लास्टर चढ़ जाते। खैर अभी तक जो है वो एक्सीडेंट वाला अभी तक जो है ज़ख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ, बट गनीमत थी कि भाई साहब प्लास्टर पैर पे नहीं चढ़ा, ठीक है। तो समझ लो कि अगर होता तो भाई मेरे को भी प्लास्टर चढ़ जाता, कि भाई हड्डियां जो टूटती है ना भाई, या फ्रैक्चर होती है ना, तो उसको उसकी सही पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है लगा करके उसका प्लास्टर करते हैं। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ना डाउट होता था, पता है क्या डाउट होता था, मुझे लगता था कि मैंने जब सुनती थी कि यार किसी का ना वो हो गया, प्लास्टर चढ़ गया, क्यों, तो हड्डी टूट गई थी। तो मेरा मतलब हो सकता है तुम मेरी हरकतों पे तुम हंस दो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता था ना कि यार मान लो किसी की हड्डियाँ टूटी है तो मतलब प्लास्टर लगा देंगे ना तो उसकी हड्डी ना प्लास्टर लगाने से ही उसकी हड्डी जो है वो ठीक हो जाएगी। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर क्यों लगाते हैं, प्लास्टर इसलिए लगाते हैं, देखिए यहाँ बता रही हूँ, प्लास्टर इसलिए लगाते हैं, मान लो इतना दूर प्लास्टर लगाया तो इसलिए कि यहाँ का जो बॉडी है ना वो ज़्यादा हिले डुले ना, क्योंकि ज़्यादा वो हिले डुलेगा ना तो भाई इसकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ तो होनी है ना बच्चे, आप खान पान दवा सब कुछ ले रहे हो तो भाई साहब आपकी बॉडी जो है ना, आपके बोन सेल्स जो है ना बच्चे, वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करते हैं। डिपेंड करता है भैया, किसी की पूरी हड्डी चकनाचूर हो गई तो अलग बात है, वो नहीं जुड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि स्लाइटली फ्रैक्चर हुई है तो क्या होगा, आपको दवा वगैरह सब कुछ दिया जाएगा तो उससे आपकी बोन जो है ना यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। और ग्रोथ होने के लिए भाई साहब, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए उसका अलाइनमेंट सही से होना चाहिए। मान लो ना ये हड्डी यहाँ से टूटी हुई है, ठीक है, तो इसको सही तरीके से यहाँ ला करके इकट्ठे यहाँ पे ऐसे बांध के रखना पड़ेगा ना भैया, तब तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी ना। तो बस प्लास्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पार्ट को ना उसके सही अलाइनमेंट पे रखने में मदद करता है। बाकी आप जो मेडिसिन खान पान जो आप लेते हो ना उसके वजह से आपकी बोन ग्रोथ होती है, ठीक है। तो देखिए मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये डाउट हो, तो उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया होगा, और अगर डाउट नहीं था तो भाई आप लोग तो स्मार्ट हो ही। खैर चलो, तो खैर यहाँ पे हमारी लास्ट टॉपिक आती है, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या आती है, क्या बोलते हैं इसको, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का साफ साफ मतलब है कि ये जो है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि एक ग्रुप है, ठीक है, ऐसे कहते हैं, तुम लोग के ग्रुप का स्कूल में कई बार होता होगा ना कि कोई कंपटीशन हुआ, समझना ध्यान से, तुम्हारे ग्रुप में कई बार कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में क्या होता है कि टीचर्स बोल देते हैं कि देखो बच्चे तुम लोग ना दो दो बच्चों की ग्रुप बनाओगे, 2 बच्चों की या 3 बच्चों की, 4 बच्चों की, ऐसे बोलते हैं ग्रुप बना लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि एक ग्रुप के लिए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट को फिक्स कर दिया उन्होंने। ध्यान से सुनना, एक ग्रुप के लिए उन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो 2 या फिर 3, उन्होंने एक सर्टेन नंबर उन्होंने फिक्स कर दिया कि एक ग्रुप में मात्र 2 बच्चे या मात्र 3 बच्चे ही रहेंगे। ठीक वैसे ही बच्चा, जब हम किसी फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं, जैसे मान लो हमारा CaSO4, भैया CaSO4 क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का। अब जो ये पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्मूला यूनिट है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है, फिक्स नंबर ऑफ, एक मिनट, CaSO4, ठीक है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस कैल्शियम सल्फेट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। मतलब कि इस 2 वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करने से हमारा जो एनहाइड्रस, जो सूखा हुआ कैल्शियम सल्फेट था, वो अब दानेदार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैं फिर से कह रही हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ध्यान देना कि जो CaSO4 जो हमारा एनहाइड्रस था, एकदम सूखा ये कैल्शियम सल्फेट था, इसमें जब हम वाटर मॉलिक्यूल को जब हम ऐड करेंगे, इसके वजह से ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। समझ में आ रही है बात? ठीक वैसे ही ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जिप्सम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही काम कर रहे हैं ना बच्चे। तो यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो रहे, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुई। ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे देखिए,
ये जो कॉपर सल्फेट है बच्चे, ये पहले क्या था, ये नॉर्मल कॉपर सल्फेट था, लेकिन जैसे ही इसमें हमने 5 वाटर मॉलिक्यूल मिला दिया, अब ये जो स्ट्रक्चर हो, अब ये पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्रिस्टलाइन होगा। कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन हमने ऐड कर दिया, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवरऑल हो गया खत्म। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो यही कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है बच्चे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ में मैंने सुना है कि लोग यूट्यूब पे हाइप देते हैं, तो ज़रूर से वो भी दे दीजिएगा। और आप में से अगर कोई भी आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनको अगर आपको लगता है कि हाँ भाई उनको भी ज़रूरत है, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो खैर अच्छा होगा ही। तो आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो आज करते हैं, अभी यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।